आपको मुफ्त में इतनी प्यारी पत्नी मिल गई थी, लेकिन वह जितनी मासूम थी उतनी ही शरारती भी। पूरे दिन या तो वह आपकी कोई कमजोरी पकड़ने की कोशिश करती रहती या फिर किसी न किसी तरह आप पर इल्जाम लगाने का मौका ढूंढती। उसे लगा था कि ऐसा करने से आपके मन में उसके लिए गलत इरादे आ जाएंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। आपकी बातों ने उसे इतना शर्मिंदा कर दिया कि उसका चेहरा लाल हो गया। असल में पिछले साल आपने सिर्फ एक बुजुर्ग की जान बचाई थी, लेकिन उसके बाद वह बुजुर्ग हर दिन यही सोचते रहते थे कि किसी तरह अपनी पोती की शादी आपसे करवा दें। घर वालों के लगातार शादी के दबाव की वजह से आपने आखिरकार उनकी बात मान ली। आपको क्या पता था कि वो बुजुर्ग शक्तिशाली ग्रुप के पूर्व चेयरमैन थे और उनकी पोती एक बेहद खूबसूरत कंपनी की सीईओ थी। सामने बैठी उस खूबसूरत लड़की को देखकर आपने कहा शादी, लेकिन सिर्फ नाम की। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ कागजों पर होगा, असल में नहीं, बस घर वालों के शादी के दबाव से बचने के लिए। क्या आपको यह मंजूर है? ये सुनकर शिया जेजिंग हल्के से मुस्कुराई। आपका प्रस्ताव तो बिल्कुल वही था जो वह चाहती थी। जब से उसके दादाजी की जान आपने बचाई थी, तब से वे हर दिन आप दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से शिया जेजिंग को आप पर शक होने लगा था कि आपके इरादे साफ नहीं है। उसने आपके बारे में जांच भी करवाई। उसके मुताबिक आपकी अच्छी शक्ल सूरत के अलावा कोई खास बात नहीं थी, लेकिन जितना वह आपके बारे में जानती गई, उतना ही उसे यकीन होने लगा कि आप जानबूझकर उसके दादाजी के करीब आए हैं ताकि आगे चलकर कोई फायदा उठा सकें। आपकी असली सच्चाई सामने लाने के लिए उसने खुद इस खेल में उतरने का फैसला किया। काफी देर तक उसके चुप रहने पर आपको लगा कि उसने मना कर दिया है। आप माफी मांगकर जाने ही वाले थे कि तभी वो होश में आई। आपको जाते देखकर उसने तुरंत आवाज दी, रुकिए, मैंने कब कहा कि मैं मना कर रही हूँ? आप तुरंत पलटकर उसकी ओर देखने लगे। मतलब मैं मान गई। इतना कहते ही शिया झिजिंग को अचानक कुछ याद आया। कमाल की एक्टिंग करते हैं आप। तभी तो दादाजी भी आपकी बातों में आ गए। आपने अपने हाथ में मौजूद शादी का सर्टिफिकेट देखा, फिर उसकी तरफ देखा। अभी भी सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा था। मिस्टर, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? आप लगातार मुझे ही देखे जा रहे हैं। शादी हो जाने के बाद भी शिया झिजिंग के मन में आपके लिए कोई खास भावना नहीं थी। वह जानबूझकर मिस्टर कहकर आपकी प्रतिक्रिया देख रही थी, लेकिन आप बिल्कुल सामान्य रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे बहुत सी बातें अभी तक साफ भी नहीं हुई और हमारी अचानक शादी हो गई। जैसे जैसे शादी के बाद हम अलग अलग रहेंगे या साथ? मैं अपना सामान नीचे ले आता हूँ, इससे आपको बार बार ऊपर नीचे नहीं जाना पड़ेगा। आपके सीधे जवाब न देने पर शिया झिजिंग ने मन ही मन सोचा कि आपके छोटे से घर में जरूर कोई राज छिपा है। शायद वही उसके लिए कोई अहम सुराग बन जाए। यही सोचकर वह अपनी साधारण सी कार लेकर दिए गए पते पर पहुंच गई। थोड़ी ही देर बाद आप भी अपना लैपटॉप बैग और एक सूटकेस लेकर नीचे आ गए। ऊपर और कितना सामान बचा है? चलिए मैं भी आपके साथ ऊपर चलती हूँ। असल में सामान उठाना तो सिर्फ बहाना था, उसका असली मकसद आपका घर देखना था। लेकिन आपका जवाब सुनकर वह हैरान रह गई। बस यही सारा सामान है? क्या पहली बार घर बदल रहे हैं और आपके पास सिर्फ एक लैपटॉप बैग और एक सूटकेस है? आपने मुस्कुराकर कहा, तो और क्या होना चाहिए? वह थोड़ी झेप गई और बोली, कम से कम कुछ फर्नीचर, बिस्तर, कंबल या दूसरी चीजें तो होंगी। उसका सवाल सुनकर आप भी थोड़ा चौंक गए। मिस शिया, मैंने पहले नहीं पूछा था, लेकिन अब पूछना चाहता हूँ, आपका जो बड़ा घर है, कहीं वह अभी भी खाली बिना फर्नीचर वाला तो नहीं है? वह मन ही मन बोली, बिल्कुल नहीं, मेरी हैसियत ऐसी नहीं कि मैं अधूरा घर खरीदूं। तुम्हें महंगा लगता होगा, लेकिन मुझे तो सस्ता लगता है। हालांकि ये बातें सिर्फ उसके मन में थीं। जब तक वह आपके असली इरादे नहीं जान लेती, तब तक उसे एक साधारण इंसान होने का नाटक करना था। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर, मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि कहीं आपका कोई सामान पीछे तो नहीं छूट गया, ताकि बाद में फिर से आने की जरूरत न पड़े। आपने सिर हिलाया। बात तो सही है। फिर आपने पूछा, मिस शिया, क्या आप ऊपर चलकर मेरा घर देखना चाहेंगी? वह तुरंत बोली, जरूर, मैं पहली बार आपके घर आ रही हूँ। क्या मैं आराम से चारों तरफ देख सकती हूँ? बिल्कुल। अपनी योजना सफल होते ही वह पूरे आत्मविश्वास के साथ आपके घर के अंदर चली गई। चारों तरफ नजर दौड़ाने के बाद उसने कहा, मिस्टर, आप भले ही अकेले रहते हो, लेकिन आपका कमरा काफी साफ सुथरा है। आप मुस्कुराए। अकेले रहने वाला इंसान तो और भी ज्यादा साफ सुथरा रहता है ना? उसका जवाब सुनकर आप थोड़ा हैरान रह गए। जरूरी नहीं, कुछ लोग काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनका कमरा थोड़ा बिखरा हो तो वह भी समझ में आता है। आपको देखकर साफ समझ आ गया कि वह कुछ लोग दरअसल खुद उसी की तरफ इशारा था, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। फिर आपने कहा, वैसे मैं घर की सफाई नियमित करता हूँ, आगे से घर के सारे काम मैं संभाल लिया करूंगा। वैसे भी मैं ज्यादा बाहर नहीं निकलता। आपकी बात सुनकर शिया झिजिंग हैरान रह गई। उसने मन ही मन सोचा, इतना सीधा बनने की कोशिश कर रहा है, जरूर इसके पीछे कोई बड़ा मकसद होगा। लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हुए उसने कहा, ठीक है, रोजमर्रा का जो भी सामान खरीदना हो बस मुझे बता दीजिए, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। वह मन ही मन सोच रही थी, घर के खर्चों में गड़बड़ी करना सबसे आसान होता है, शायद यहीं से इसकी कोई गलती पकड़ में आ जाए। लेकिन आपने मुस्कुराकर मना कर दिया, इन छोटी मोटी चीजों में ज्यादा खर्च नहीं होता, ये मैं ही संभाल लूंगा। वह बोली, लेकिन घर का खर्च सिर्फ राशन तक तो सीमित नहीं होता, मैं हर महीने आपको कुछ पैसे दे दिया करूंगी। 2 लोगों का खर्च अकेले आप क्यों उठाएं? आपने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। आपकी नजर में तो बस एक व्यक्ति का खाना और बढ़ गया था, लेकिन उसके जिद करने पर आपने आखिरकार हामी भर दी। ठीक है, जैसा आप कहें। आपकी हामी सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी, लेकिन अफसोस, आपके घर की तलाशी लेने के बाद भी उसे कोई राजा हाथ नहीं लगा। चलिए अब अपना नया घर देखते हैं। नए घर पहुंचने के बाद आप सफाई करने लगे। तभी आपने उससे पूछा, मिस शिया, हम दोनों के माता पिता से मिलने का समय कब तय करें? वह मुस्कुराकर बोली, मुझे पता है कि आपको जल्दी है, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। पहले हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जान लें, वरना कहीं बातों से सच्चाई खुल न जाए। असल में उसका आपके घर वालों से मिलने का कोई इरादा ही नहीं था, ये तो सिर्फ समय टालने का एक बहाना था। लेकिन आपने थोड़ा सोचा तो लगा कि उसकी बात भी सही है। आपने कहा, ठीक है, तब तक मैं घर की सफाई कर लेता हूँ, फिर कपड़े बदलकर सब्जी लेने जाऊंगा और खाना बनाऊंगा। मिस शिया, आपको खाने में क्या पसंद है? शिया झिजिंग खाने पीने में काफी नखरीली थी। उसे आपकी कुकिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं
नहीं था और वह अभी भी आप पर पूरी तरह भरोसा नहीं करती थी। इसलिए उसने ओवरटाइम का बहाना बनाया और सीधे अपने दादाजी के घर चली गई। जब वह देर रात वापस लौटी, उसी समय आप नहाकर बाथरूम से बाहर निकल रहे थे। कुछ पल के लिए आप दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराईं। अचानक शिया झिजिंग चीख पड़ी। आप घबराकर तुरंत उसके पास पहुंचे। क्या हुआ मिस शिया, कोई परेशानी है? आप उस समय सिर्फ एक ढीला सा शॉर्ट्स पहने हुए थे। शिया झिजिंग मन ही मन सोचने लगी, क्या 8 पैक एब्स होने का मतलब यह है कि ऐसे ही घर में घूमते रहोगे? सच में देखा भी नहीं जा रहा। हालांकि उसके मन में यही चल रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार आपकी तरफ चली जा रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी नजरें हटाई और सामान्य बनने की कोशिश करते हुए बोली, मिस्टर, अब मैं भी इसी घर में रहने वाली हूँ, इसलिए आगे से आप अपने कपड़ों का थोड़ा ध्यान रखिए। तभी आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। आप तुरंत कमरे में गए, नाइट सूट पहनकर वापस आए, लेकिन तब तक शिया झिजिंग अपने कमरे में जा चुकी थी। कुछ देर बाद आपने उसे मैसेज किया, सॉरी मिस शिया, मैं इतने समय से अकेला रह रहा था, इसलिए आदत नहीं रही। आगे से मैं पूरा ध्यान रखूंगा। कमरे में बैठी शिया झिजिंग आपका मैसेज पढ़ रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और चेहरा फिर से लाल पड़ गया। आपके शरीर की तस्वीर बार बार उसके दिमाग में घूमने लगी। मैं पागल हो गई हूँ, मुझे ये सब भूल जाना चाहिए, जल्दी भूल जाओ। उसने आपके कॉन्टैक्ट का नाम बदलकर 8 पैक वाला एक्सिबिशनिस्ट रख दिया और जवाब भेजा, कोई बात नहीं, शायद मैंने ही ज्यादा रिएक्ट कर दिया। मैंने खाना गर्म कर दिया है, अगर चाहें तो आकर खा लीजिए। आपने जवाब दिया, नहीं मैं खाना खा चुका हूँ, बहुत रात हो गई है, आप भी आराम कीजिए। मैसेज भेजने के बाद शिया झिजिंग दरवाजे के पास खड़ी होकर बाहर की आवाजें सुनती रही। जब उसे आपके कमरे का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी, तभी वह चैन की सांस लेकर अपने कपड़े उठाकर बाथरूम चली गई। जब तक आप बाहर थे, उसे नहाने में बहुत झिझक हो रही थी। गर्म पानी की धार महसूस करते हुए उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन मुश्किल से 2 सेकंड ही बीते होंगे कि उसके दिमाग में एक तस्वीर उभर आई। भाप से भरे बाथरूम में आप शॉवर के नीचे खड़े थे। वह घबराकर तुरंत आंखें खोल बैठी। हे भगवान, मैं सच में पागल हो गई हूँ, जल्दी नहाकर सो जाती हूँ, नहीं तो ऐसे ही अजीब अजीब ख्याल आते रहेंगे। लेकिन अगले ही पल उसके मन में एक और ख्याल आया, कहीं इन्होंने मेरा बाथटब तो इस्तेमाल नहीं किया होगा। बस इतना सोचते ही उसके दिमाग में आपकी बाथटब में बैठे होने की तस्वीर घूमने लगी। काफी देर तक अपने ही ख्यालों से लड़ने के बाद उसने किसी तरह नहाना पूरा किया और धीरे धीरे कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। उसने सोचा, अच्छी नींद आ जाएगी तो शायद सुबह तक ये सब भूल जाऊंगी। लेकिन पूरी रात करवटें बदलने के बावजूद उसे नींद नहीं आई। एक ही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था, आखिर इन्होंने मेरा बाथटब इस्तेमाल किया था या नहीं? मैं तो किसी के साथ एक ही बाथटब शेयर नहीं करना चाहती। आधी नींद में उसने जाने कैसे हिम्मत जुटाई और आपको मैसेज भेज दिया, आपने नहाते समय मेरा बाथटब इस्तेमाल किया था क्या? उधर आप मोबाइल पर वीडियो देख रहे थे, तभी उसका यह अजीब सा मैसेज आया। वजह समझ नहीं आई, लेकिन आपने ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं, आप निश्चिंत रहिए, घर की किसी भी कीमती चीज को मैं बिना पूछे हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन जैसे ही आपने मैसेज भेजा, उसने अपना मैसेज वापस ले लिया। आपने आंखें मलकर दोबारा स्क्रीन देखी कि कहीं आपको गलत तो नहीं दिखा। उधर शिया झिजिंग को जैसे ही एहसास हुआ कि उसने क्या भेज दिया है, उसकी नींद पूरी तरह उड़ गई। मैंने ये क्या कर दिया? सिर्फ एक बाथटब के लिए आधी रात को मैसेज भेज दिया, कहीं वो मुझे पागल तो नहीं समझेंगे? उसने सोचा कि शायद आपने अभी तक मैसेज नहीं देखा होगा, इसलिए जल्दी से उसे डिलीट कर दिया। लेकिन अगले ही पल आपका जवाब स्क्रीन पर आ गया। अरे, इन्होंने तो देख भी लिया, ये आधी रात तक सोते भी नहीं है और इतने अजीब मैसेज का जवाब भी इतनी जल्दी दे दिया। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। उस वक्त उसका मन कर रहा था कि कहीं जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए, लेकिन अफसोस, फर्श इतना मजबूत था कि उसे यह मौका भी नहीं मिला। आखिरकार उसने सोचा कि इस शर्मिंदगी से निकलने का सबसे आसान तरीका यही है कि मोबाइल एक तरफ रख दिया जाए और ऐसे दिखाया जाए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उधर आपने भी यही फैसला किया और बात वहीं खत्म कर दी। अगली सुबह उनींदी हालत में शिया झिजिंग जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली, उसकी मुलाकात आपसे हो गई, जो अभी अभी बाहर से लौटे थे। आपने पूछा, नाश्ता तैयार है? वह बोली, जब खाना बनाऊंगी तब पहले से बता दूंगी। हालांकि मन ही मन उसने तय कर लिया था कि अब वह जिंदगी में कभी आपका बनाया खाना नहीं खाएगी। घर से निकलकर वह सोसाइटी के पास ही कल रात खुले एक नए रेस्टोरेंट में पहुंची। सिर्फ वही जानती थी कि उस रेस्टोरेंट की मुख्य शेफ असल में उनके घर की पुरानी रसोइयां थीं, जिन्होंने बचपन से ही उसे बड़ा होते देखा था। जैसे ही आंटी वांग ने उसे देखा, उनकी गॉसिप करने की इच्छा जाग उठी। शिया झिजिंग की अचानक हुई शादी की खबर पूरे परिवार में फैल चुकी थी। बस किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उससे इस बारे में पूछे। आंटी वांग मुस्कुराकर बोली, बेटी, आखिर किस खुशकिस्मत लड़के ने तुम्हारा दिल जीत लिया? शिया झिजिंग ने शांत स्वर में जवाब दिया, कोई अमीर घर का लड़का नहीं, बस एक साधारण इंसान है। ये सुनते ही आंटी वांग की आंखें हैरानी से फैल गईं। उनके दिमाग में तुरंत अमीर लड़की और गरीब लड़के वाली कई कहानियां घूमने लगीं। उन्होंने मन ही मन सोचा, आखिर वो लड़का कितना हैंडसम होगा कि हमारी मैडम भी उस पर फिदा हो गई। फिर उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, तो क्या आप यहाँ भी उन्हीं की वजह से रहने आई हैं? उनकी आवाज में उत्साह साफ झलक रहा था। शिया झिजिंग ने तुरंत टोका, उन्हें दामाद मत कहिए। उसके चेहरे का भाव देखकर आंटी वांग ने मन ही मन सोचा, लगता है शादी के पहले ही दिन दोनों में झगड़ा हो गया। शायद मुझे उस लड़के को सिखाना पड़ेगा कि हमारी मैडम को कैसे मनाया जाता है। उधर नाश्ता करने के बाद आप अपने ऑनलाइन स्टोर का काम संभाल रहे थे कि तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खोलते ही देखा कि सामने दादाजी खड़े हैं। आप हैरानी से बोले, दादाजी, आने से पहले एक बार बता तो देते। इतना कहते ही आपको अपनी गलती का एहसास हुआ और आपने तुरंत कहा, दादाजी। वह खुश होकर बोले, अच्छा हुआ, अब तो तुमने मुझे दादाजी कह ही दिया। लो, ये तुम्हारे लिए मुंह दिखाई का तोहफा है। इतना कहकर उन्होंने एक बैंक कार्ड आपकी तरफ बढ़ाया। इसमें 25 लाख, 2 लाख,
50,000 युआन के बराबर राशि है, इसे अपने खर्च के लिए रख लो। आपने तुरंत मना किया, लेकिन दादाजी नहीं माने। कई बार मना करने के बाद आपने सोचा कि फिलहाल कार्ड रख लेते हैं और शाम को शिया झिजिंग के लौटने पर उसे वापस कर देंगे। इसके बाद आप दोनों शतरंज खेलते हुए बातें करते रहे। दोपहर होते ही आपने कहा, दादाजी मैं दोपहर का खाना बना देता हूँ। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। क्या शिया झिजिंग दोपहर का खाना खाने वापस आएंगी? नहीं, उनका काम बहुत ज्यादा रहता है। दादाजी बस मुस्कुरा दी। उन्हें सब पता था। वे समझ गए कि यह उनकी पोती का सिर्फ एक बहाना है। अचानक उनके दिमाग में एक शरारती आइडिया आया। युयान, खाना बन जाने के बाद क्यों ना हम थोड़ा सा खाना झिजिंग के लिए भी लेकर चलें? आपने हाँ तो कह दिया, लेकिन शिया झिजिंग के स्वभाव को जानते हुए आपने चुपके से उसे मैसेज कर दिया। उधर अपने ऑफिस में बैठी शिया झिजिंग ने आपका मैसेज पढ़ते ही घबरा गई। उसने तुरंत जवाब दिया, मैं ऑफिस में खाना खा चुकी हूँ, प्लीज दादाजी को समझाइए, उन्हें इतनी धूप में आने की जरूरत नहीं है। आपने जवाब दिया, अगर मैं उन्हें मना सकता तो तुम्हें मैसेज ही क्यों करता। कुछ ही देर बाद आप दोनों टैक्सी से कैंगशिंग ग्रुप पहुंच गए। जैसे ही आप नीचे उतरे, आपने देखा कि शिया झिजिंग अपनी सेक्रेटरी जू छुयुए से बात कर रही थी। दादाजी ने भी उसे पहचान लिया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे तो बस यह देखना चाहते थे कि उनकी पोती आखिर कब तक यह नाटक करती रहेगी। शिया झिजिंग ने आप दोनों को देखकर हैरानी का नाटक करते हुए कहा, दादाजी आप लोग यहाँ। दादाजी हंसते हुए बोले, युयान को चिंता थी कि तुम काम में इतनी व्यस्त हो जाओगी कि खाना भी नहीं खाओगी, इसलिए वह जिद करके मुझे तुम्हारे लिए खाना लेकर यहाँ ले आया। शिया झिजिंग दादाजी का झूठ पकड़ना नहीं चाहती थी। उसने मुस्कुराकर आपके हाथ से टिफिन ले लिया। बाहर बहुत गर्मी है, मेरी कार वहीं खड़ी है, चलिए उसी में बैठकर खाते हैं। असल में उसे डर था कि अगर ऑफिस के कर्मचारी उसे नमस्ते करने लगे तो उसकी असली पहचान खुल जाएगी। तभी दादाजी बोले, तुम दोनों जाओ, मैं तब तक आसपास थोड़ा घूम लेता हूँ। हम दोनों शिया झिजिंग बेबस होकर उन्हें देखने लगी। आप दोनों वहीं खड़े रहे तो दादाजी फिर बोले, अरे क्या देख रहे हो, अपनी पत्नी को लेकर जाओ, क्या उसे भूखा रखोगे? आपने तुरंत कहा, चलते हैं। शिया झिजिंग भी बोली, हाँ चलिए कार में चलते हैं। दोनों को लग रहा था कि अगर 1 मिनट और रुके तो दादाजी पता नहीं और क्या क्या बोल देंगे। कार में बैठते ही आपने बैंक कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया। मौका मिले तो यह कार्ड दादाजी को वापस कर देना। ठीक है। कार्ड लेते हुए उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है, क्या दादाजी का दिया हुआ मुंह दिखाई का पैसा कम लगा? आपने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं, इसमें 2.5 लाख युआन है। दादाजी तो रिटायर हो चुके हैं, उनके पास आखिर कितनी बचत होगी? ये तो उनकी बुढ़ापे की जमा पूंजी है। वह मुस्कुराकर बोली, मतलब अगर रकम कम होती तो आप रख लेते? आपने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, अगर दादाजी कुछ 100 युआन देते तो मैं खुशी से रख लेता। आपकी बात सुनकर वह हल्का सा मुस्कुराई। उसी समय आपने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। वह मजाक में बोली, क्या हुआ, क्या इस 2.5 लाख पर 1% सर्विस चार्ज लेने वाले हो? आप हंस पड़े, ये कैसी बातें कर रही हो, मैं तो टिफिन मांग रहा हूँ, तुमने कहा था कि खाना खा चुकी हो, तो मैं ही इसे खत्म कर देता हूँ। लेकिन उसने टिफिन आपको नहीं दिया। आप जैसे ही उसे लेने आगे बढ़े, वह अचानक सतर्क हो गई। सच सच बताइए, इस खाने में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? आपने तुरंत कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। वह बोली, है या नहीं, ये तो टिफिन खोलते ही पता चल जाएगा। आपके रोकने से पहले ही उसने टिफिन खोल दिया। अंदर सबसे ऊपर दिल के आकार का फ्राइड एग रखा था। एक पल में कार के अंदर सन्नाटा छा गया। आपने झेंपते हुए अपना चेहरा खिड़की की तरफ घुमा लिया। कुछ देर बाद शिया झिजिंग ने धीमे से पूछा, ये दादाजी ने ऐसा बनाने को कहा था? आपने बेबस होकर कहा, हाँ, उन्हें तो हमेशा ऐसे अजीब अजीब आइडिया आते रहते हैं। वह हल्का सा मुस्कुराई, सही कह रहे हैं, अगर ऐसा न करें तो वो दादाजी कैसे कहलाएंगे? जब आपकी नजर अभी भी खिड़की के बाहर थी, उसने चुपके से उस फ्राइड एग का एक छोटा सा टुकड़ा खा लिया। असल में उसने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया था। आपने भी ये बात समझ ली, लेकिन जानबूझकर कुछ नहीं कहा। आपको डर था कि अगर आपने उसे छेड़ा तो वह जिद में खाना ही छोड़ देगी। कुछ देर तक कार में अजीब सी खामोशी छाई रही। तभी अचानक एक आवाज आई और शिया झिजिंग के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। जाहिर था कि इस खूबसूरत सीईओ को भी अपनी ही निकली हुई आवाज पर शर्म आ गई थी। आपने तुरंत अपना मुंह ढक लिया, लेकिन आपका कांपता हुआ शरीर बता रहा था कि आप हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वह झेंपते हुए बोली, क्या हुआ, हंस क्यों रहे हैं, इतनी मजेदार बात थी क्या? आपने मुस्कुराकर कहा, मिस शिया, मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले चुका हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद आपने मजाक न करने का फैसला किया और कहा, असल में मैं बस इस बात से खुश हूँ कि आपको मेरे हाथ का बना खाना पसंद आया। वह बोली, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं आप, लेकिन फिर भी धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। फिर आपने पूछा, वैसे क्या आप थोड़ी देर आराम नहीं करेंगी? वह हैरानी से बोली, आराम? आपके न समझने पर उसने समझाया, जब मैं नौकरी करती थी तो दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ा सा सो लिया करती थी। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाने के बाद नींद आती है। अगर दोपहर में नहीं सोती तो ऑफिस पहुंचने के बाद बॉस तो सोने नहीं देते थे। आप मुस्कुराकर बोले, अच्छा, लेकिन मेरी बॉस बहुत समझदार है, अगर मुझे दोपहर में नींद भी आ जाए तो वह मुझे डांटती नहीं है। फिर आपने कहा, अभी ऑफिस के बाहर जिस लड़की से आप बात कर रही थी वही मेरी बॉस हैं, उनका नाम झू छुयुए है। शिया झिजिंग बिना पलक झपकाए झूठ बोल गई। अगर उसकी सेक्रेटरी को यह बात पता चल जाती तो शायद वह भी हैरान रह जाती। उधर दादाजी जानते थे कि आप आसानी से किसी की बातों में आने वाले नहीं हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही झू छुयुए को अपने साथ मिला लिया था और उसे भी अपनी योजना का हिस्सा बना दिया था। खाना खत्म होने के बाद आप वापस जाने ही वाले थे कि दादाजी कहीं दिखाई नहीं दिए। आपने तुरंत उन्हें फोन लगाया। उन्होंने हंसते हुए कहा, युयान, मैं तो घर लौट रहा हूँ, चिंता मत करो। उनकी बातें सुनकर आप बस बेबस होकर मुस्कुरा दिए। फिर आपने शिया झिजिंग को मैसेज किया, दादाजी तो अकेले ही निकल गए। उसने जवाब दिया, मुझे पहले से पता था, वो कभी किसी को चैन से रहने नहीं देते। ये सोचकर उसने राहत की सांस ली कि आपने पहले ही उसे खबर कर दी थी, वरना आज उसकी असली पहचान खुल सकती थी। ऑफिस लौटकर उसने अपनी सेक्रेटरी झू छुयुए को बुलाया। सेक्रेटरी झू, मैंने युयान को तुम्हारा नंबर दे दिया है और उनसे कहा है कि तुम मेरी बॉस हो। बेचारी सेक्रेटरी बस सिर हिलाकर बोली,
बोली, चिंता मत कीजिए मैडम, मैं पूरा साथ दूंगी। उसके जाने के बाद शिया झिजिंग का काम में बिल्कुल मन नहीं लगा। अभी तो उसने दोपहर का खाना खाया था, लेकिन अब वह रात के खाने के बारे में सोचने लगी। आज घर जाकर उसके हाथ का खाना खाऊं या नहीं? नहीं, अगर चली गई तो ऐसा लगेगा जैसे मुझे सच में उसके हाथ का खाना बहुत पसंद है। मेरी भी तो इज्जत है। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने मोबाइल उठाया और आपको मैसेज भेज दिया, आज ओवर टाइम नहीं करूंगी, रात का खाना घर पर खाऊंगी। मैसेज पढ़कर आप मुस्कुरा दिए और जवाब दिया, ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। उसने आपका जवाब पढ़ा और कुछ देर तक स्क्रीन को देखती रही। ये क्या हो रहा है? मैंने तो तय कर लिया था कि घर नहीं जाऊंगी, फिर मैंने ऐसा मैसेज भेज ही क्यों दिया? काफी सोचने के बाद उसने खुद ही जवाब ढूंढ लिया, मैं आखिर घबरा क्यों रही हूँ? मैं अपने ही घर जा रही हूँ, कोई चोरी थोड़ी कर रही हूँ। ये सोचते ही वह फिर से सामान्य हो गई। शाम को जैसे ही वह घर पहुंची, आपने मुस्कुरा कर कहा, मिस शिया आप आ गई, बिल्कुल सही समय पर। खाना अभी अभी तैयार हुआ है, आपके लिए चावल भी परोस दिए हैं, आइए पहले हाथ धो लीजिए, फिर खाना खाते हैं। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, धन्यवाद। फिर मजाक करते हुए बोली, मिस्टर आप तो घर संभालने में भी इतने अच्छे हैं, पता नहीं किस लड़की ने आपको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है। आप हंस पड़े। मिस शिया, मैंने आज तक कभी किसी से प्यार नहीं किया। अगर मुझे प्यार करना आता तो आज तक सिंगल नहीं रहता। पहली ही मुलाकात में शादी का प्रस्ताव देने की नौबत भी नहीं आती। फिर आपने पूछा, लेकिन आप इतनी खूबसूरत हैं, सफल हैं, अच्छी कमाई करती हैं, फिर आपने मुझसे अचानक शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा? आपका सवाल सुनकर शिया झिजिंग की शरारत जाग उठी। वह मुस्कुराई, धीरे से अपना पैर बढ़ाकर आपकी टांग को हल्के से छुआ और बोली, अगर मैं कहूँ कि मुझे आपसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था तो बताइए मिस्टर, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप हल्का सा मुस्कुराए और अपनी टांग पीछे खींच ली। मिस शिया, आप मजाक कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझ में ऐसी कोई बात है जिससे आपको पहली नजर में प्यार हो जाए। आपका इस तरह दूरी बना लेना देखकर शिया झिजिंग हैरान रह गई। उसे अपनी खूबसूरती पर हमेशा पूरा भरोसा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई पुरुष इस तरह खुद पीछे हट जाएगा। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्यों, क्या आपको मैं पसंद नहीं हूँ? आपने सिर हिलाया। ऐसी बात नहीं है, बस मुझे लगा कि आपने मेरे सवाल का जवाब देने से बचने के लिए पहली नजर का प्यार वाली बात कह दी, इसलिए मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ। वह मुस्कुराई, अच्छा तो असल में आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं? आपने सिर हिलाकर हामी भर दी। वह बिना झिझक बोली, कॉलेज के दिनों से ही बहुत लड़के मुझे प्रपोज करते थे, लेकिन कोई भी मुझे पसंद नहीं आया। धीरे धीरे लोगों ने कोशिश करना ही छोड़ दिया, इसलिए आज तक मैं भी आपकी तरह सिंगल ही हूँ। आपने समझते हुए कहा, यह स्वाभाविक है। जो लड़कियां बहुत अच्छी और सफल होती हैं, उनसे कई लड़के बात करने की भी हिम्मत नहीं कर पाते। वह हल्की सी हंसी, चाहे मैं कितनी भी सफल क्यों ना हो जाऊं, घर वालों की शादी की जिद के आगे सब बेकार हो जाता है। इसलिए जब आपने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का प्रस्ताव रखा तो मैंने भी हाँ कह दी। वैसे भी अगर सिर्फ साथ रहना ही है तो आपके जैसे हैंडसम इंसान के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगेगा। उसकी आधी सच्ची और आधी मजाक वाली बातों पर आपको पूरा भरोसा हो गया। लेकिन उसने सोचा कि कहीं आप ज्यादा सोचने न लगें, इसलिए उसने तुरंत सवाल पलट दिया, लेकिन एक बात बताइए, पहली मुलाकात में ही आपने मुझसे शादी की बात क्यों की? क्या सिर्फ घर वालों के दबाव की वजह से? आप तुरंत बोले, पहले खाना खाते हैं, बातें करते करते खाना ठंडा हो जाएगा। वो मुस्कुराकर बोली, अच्छा अब मेरी बारी आई तो आप सवाल से बचने लगे। उसने आपको जवाब देने का मौका ही नहीं दिया। आखिरकार आपने हार मान ली और सच बोल दिया, मैं मानता हूँ कि आपकी खूबसूरती का भी असर था। आखिर सुंदर चीजें किसे पसंद नहीं होती? लेकिन मैं आपको एक बात का भरोसा दिलाता हूँ, मैं कभी भी आपके साथ कोई गलत हरकत नहीं करूंगा। शिया झिजिंग हंस पड़ी। कोई बुरा इंसान खुद थोड़ी कहेगा कि वो बुरा काम करेगा। आप चुप रहे। उसे फिर शरारत सूझी, अगर कभी मैं ही आपके साथ कुछ शरारत कर बैठी तब आप क्या करेंगे? आप भी मुस्कुराए और उसी के अंदाज में बोले, फिर मेरे पास मान लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा, बस यही समझूंगा कि मेरी किस्मत खराब थी। आपका जवाब सुनकर वह काफी देर तक हंसती रही। वह कुछ और कहने ही वाली थी कि तभी मेज पर रखा आपका मोबाइल बज उठा। आप दोनों की नजर स्क्रीन पर गई। कॉल आपकी माँ लियू यिंग की थी। आपने कहा, जरा रुकिए, पहले माँ से बात कर लूं। आपने फोन उठाया, हेलो माँ, खाना खा लिया? उधर से उदास आवाज आई, मन ही नहीं है खाने का। आपने पूछा, क्या हुआ, पापा ने फिर आपको नाराज कर दिया? माँ बोली, तुम्हारे पापा ने कुछ नहीं किया। आप तुरंत समझ गए कि बात फिर आपकी शादी पर आकर रुकी है, लेकिन आपने शिया झिजिंग से वादा किया था कि अभी शादी की बात घर वालों को नहीं बताएंगे। इसलिए आपने माँ को समझाते हुए कहा, अरे माँ, अब इतना मत सोचिए, मैं जल्दी ही कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ लूंगा। माँ ने तुरंत पूछा, ये जल्दी आखिर कब आएगा? ये मैं अभी नहीं बता सकता। अच्छा, अगर नहीं बता सकते तो इस वीकेंड घर आ जाओ, तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। रिश्ता? फोन पर आपकी माँ की यह बात सुनते ही शिया झिजिंग के चेहरे का रंग बदल गया। वह मन ही मन सोचने लगी, भले ही मेरे इरादे कुछ भी हों, लेकिन इस वक्त ये आदमी मेरा पति है और अब ये किसी और लड़की से मिलने जाएगा। ये सोचते ही उसने जोर से अपना हाथ मेज पर मार दिया। आपने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडी नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें जैसे आपको चेतावनी दे रही थी, अगर तुम सच में रिश्ता देखने गए तो याद रखना। आप बेबस होकर उसकी तरफ देखते रह गए। उधर फोन पर माँ ने पूछा, ये कैसी आवाज थी? आपने जल्दी से कहा, कुछ नहीं माँ, बस गलती से एक चीज नीचे गिर गई। फिर आपने गहरी सांस ली। माँ, रिश्ता देखने की जरूरत नहीं है, मुझे एक लड़की पसंद है। जैसे ही बात बन जाएगी मैं उसे घर लेकर आऊंगा। आपकी यह बात सुनते ही शिया झिजिंग का गुस्सा पल भर में गायब हो गया। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन वह खुशी की मुस्कान नहीं थी, बल्कि आपको चिढ़ाने वाली मुस्कान थी। उसे अच्छी तरह पता था कि आप किसी लड़की को नहीं, बल्कि आगे चलकर उसी को घर ले जाने वाले हैं। हालांकि उसने मन ही मन सोचा, वैसे मेरा तुम्हारे घर जाने का कोई इरादा नहीं है। उस समय अपने घर वालों को क्या समझाओगे, ये तुम्हारी समस्या होगी। उधर फोन पर माँ फिर बोली, तू मुझे बहाने मत बना। अगर सच में कोई लड़की है तो उसकी 2 फोटो भेज, और ये मत कहना कि चोरी छिपे फोटो लेना ठीक नहीं होता। आपने मदद की उम्मीद में शिया झिजिंग की तरफ देखा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। कोई रास्ता न देखकर आपने आखिरी दांव खेला। माँ, मैं साफ कह रहा हूँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी लड़की से। इतना सुनते ही शिया झिजिंग अपनी हंसी रोक नहीं पाई और जोर से हंस पड़ी। हालांकि उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। माँ ने तुरंत पूछ लिया, युयान,
ये हंसी किसकी थी? आप घबरा कर बोले, वो टीवी की आवाज थी। माँ तुरंत बोली, झूठ मत बोल, तुझे तो टीवी देखने की आदत ही नहीं है, सच सच बता, इस वक्त तेरे साथ कौन है? आप हकलाने लगे। मैं वो। आपकी हालत देखकर शिया झिजिंग के दिमाग में एक नई शरारत आ गई। वह सोचने लगी, चलो आज इसे ऐसी मुश्किल में डालती हूँ कि जिंदगी भर याद रखेगा। उसने बिना कुछ कहे आपके हाथ से फोन ले लिया। नमस्ते आंटी। उधर से तुरंत खुश होकर आवाज आई, अरे बेटी नमस्ते, तुम्हारा नाम क्या है? वो मुस्कुराकर बोली, मेरा नाम शिया झिजिंग है और मैं युयान की पत्नी हूँ। उसके इतना कहते ही फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। आप भी सामने बैठे उसे अवाक देखते रह गए। आप मन ही मन सोच रहे थे, अभी कुछ देर पहले तो कह रही थी कि शादी की बात किसी को नहीं बतानी, और अब खुद ही सब बता दिया। कुछ पल बाद फोन पर माँ की जोरदार हंसी सुनाई दी। मैं सोच रही थी कि आज ये लड़का इतना अजीब क्यों व्यवहार कर रहा है, निकला ये कि गर्लफ्रेंड बना ली और मुझे बताया तक नहीं। अच्छा हुआ बेटी तुमने खुद बता दिया, नहीं तो ये तो पता नहीं कब तक छिपाए रखता। आप मन ही मन सोचने लगे, गलती मेरी कैसे हो गई? माँ फिर शिया झिजिंग से बोली, बेटी युयान ने आज तक कभी प्यार नहीं किया, इसलिए कई बार जो दिल में होता है वही सीधा मुंह पर बोल देता है। जैसे अभी उसने कहा कि वह सिर्फ तुमसे ही शादी करेगा, वो मजाक नहीं कर रहा था। ये सुनकर शिया झिजिंग ने शरारती मुस्कान के साथ आपकी तरफ देखा। आंटी सच कह रही हैं? आपने बेबस होकर उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, हाँ। माँ तुरंत डांटते हुए बोली, हाँ क्या होता है, ढंग से बोल। मजबूर होकर आपने फिर दोहराया, मैं इस जिंदगी में शादी करूंगा तो सिर्फ शिया झिजिंग से। माँ मुस्कुराकर बोली, बस यही बात? फिर उन्होंने कहा, बेटी तुमने भी सुन लिया ना? शिया झिजिंग की मुस्कान अब छिपाए नहीं छिप रही थी। वो बोली, जी आंटी मैंने सुन लिया। माँ प्यार से बोली, बेटी जब भी समय मिले घर जरूर आना, मैं युनकियान शहर में रहती हूँ, तुम्हारे यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है। जरूर आंटी, काम थोड़ा कम हो जाए फिर मैं युयान के साथ आपसे मिलने आऊंगी। माँ ने तुरंत कहा, कोई जल्दी नहीं है, पहले अपना काम देखो। ये सुनकर आपने शिकायत की, माँ ये तो सरासर पक्षपात है, जब मैं घर नहीं आता था तब तो आप रोज डांटती थी। माँ तुरंत बोली, चुप रहो, मैं अपनी बहू से बात कर रही हूँ, बीच में मत बोलो। झिजिंग ने मुस्कुराते हुए आपकी तरफ विजयी नजर से देखा, मानो अपनी जीत का जश्न मना रही हो। बेबस होकर आपने बस होंठ सिकोड़ लिए और चुपचाप बैठे रहे। दोनों लगभग 25 मिनट तक बातें करते रहे। आखिरकार फोन रखने का समय आया। फोन काटने से पहले माँ ने आपको फिर से डांटना नहीं भूला, सुनो जरा भी झिजिंग को परेशान मत करना, अगर मुझे पता चला कि तुमने उसे दुख दिया है तो घर आकर झाड़ू से तुम्हारी अच्छी खबर लूंगी। आप मुस्कुराकर बोले, जी माँ मैं झिजिंग का अच्छे से ख्याल रखूंगा। फोन कटते ही शिया झिजिंग अपनी हंसी रोक नहीं पाई और जोर जोर से हंसने लगी। आपने बेबस होकर कहा, बस भी कीजिए मिस शिया, आप तो हमेशा बहुत गंभीर लगती थी, आज पता चला कि किसी को छेड़ने में भी आपको कितना मजा आता है। वह मुस्कुराकर बोली, शायद इसलिए कि मिस्टर यू मुझे बहुत ज्यादा सिर पर चढ़ा देते हैं, जिसे इतना प्यार और तवज्जो मिले वो थोड़ा शरारती तो हो ही जाता है। फिर उसने आपकी ही आवाज की नकल करते हुए कहा, मैं तो सिर्फ शिया झिजिंग से ही शादी करूंगा। आप शर्मिंदा होकर बोले, मैं बर्तन धोकर आता हूँ। आप वहां से निकलना चाहते थे, लेकिन अब तो शिया झिजिंग पूरी तरह मस्ती के मूड में थी। वह मुस्कुराकर बोली, जनाब एक बार जो वादा कर दिया उसे निभाना भी पड़ता है। आपने कहा है कि आप सिर्फ मुझसे ही शादी करेंगे, तो अब पूरी जिंदगी इस वादे पर टिके रहिए। आपने हंसते हुए जवाब दिया, डर तो बस एक ही बात का है, कहीं मेरा मन तो हो लेकिन आपका ना हो। मैं तो कह चुका हूँ कि मैं सिर्फ आपसे ही शादी करूंगा, लेकिन क्या आप भी सिर्फ मुझसे ही शादी करेंगी? ये सवाल सुनकर शिया झिजिंग कुछ पल के लिए चुप हो गई। वह जवाब नहीं देना चाहती थी, लेकिन अगर चुप रहती तो उसे अपनी हार लगती। आखिर उसने गर्दन ऊंची करके कहा, बिल्कुल मैं भी। आपने मुस्कुराकर पूछा, क्या? वह धीरे से बोली, मैं भी सिर्फ आपसे ही शादी करूंगी। आपने जानबूझकर छेड़ा, इतनी धीमी आवाज में क्यों, और ये आप कौन है? शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। आखिर उसने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, मैं शिया झिजिंग इस जन्म में सिर्फ युयान से ही शादी करूंगी। इतना कहकर उसने तुरंत अपना सिर झुका लिया। उसका चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो चुका था। आप मुस्कुराकर बोले, अब समझ आया किसी को छेड़ने का नतीजा क्या होता है? वह धीरे से बोली, हाँ समझ गई, अगली बार ध्यान रखूंगी। हालांकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वह सोचने लगी, दादाजी के दिए हुए पैसे इसने बिना लालच के लौटा दिए, ये तरीका तो काम नहीं आया, शायद मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़े। ये सोचते हुए उसकी नजर अपने पैरों पर गई। फिर वह बाथरूम में गई और गर्म पानी से नहाने लगी। पानी में बैठी उसने अपनी गोरी और मुलायम त्वचा की ओर देखा और संतुष्टि से हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी उसने आवाज लगाई, युयान क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? आवाज सुनते ही आप तुरंत कमरे से बाहर आए। सामने का नजारा देखकर आप एक पल के लिए ठिठक गए। वह बाथरूम के दरवाजे के पीछे खड़ी थी, तौलिया लपेटे हुए बस चेहरा और कंधे बाहर झांक रहे थे। आपने तुरंत नजरें फेर ली। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप नहा रही हैं। आप वापस मुड़ने ही वाले थे कि उसने धीरे से कहा, क्या आप मेरे कमरे से मेरे लिए एक नाइट सूट ला देंगे? मेरा वाला गलती से भीग गया है, मैं खुद लेने जाती, लेकिन ये तौलिया बहुत छोटा है, इसे पहनकर बाहर आने में मुझे झिझक हो रही है। आपने तुरंत जवाब दिया, ठीक है मैं अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर आप तेजी से उसके कमरे की तरफ बढ़ गए। पूरे रास्ते आपने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहली बार आप किसी हमउम्र लड़की के कमरे में गए थे, लेकिन समस्या ये थी कि उसने बताया ही नहीं था कि नाइट सूट रखा कहाँ है। जब आपने पूछा तो उसने कहा, मुझे भी ठीक से याद नहीं है। मजबूर होकर आपने अलमारी के एक एक खाने में ढूंढना शुरू किया। आखिरकार नीचे वाली अलमारी में आपको उसका एक अतिरिक्त नाइट सूट मिल गया। वह गुलाबी रंग का था, जिस पर प्यारे प्यारे कार्टून बने हुए थे। आप मन ही मन हैरान हुए। ये स्टाइल तो उसकी रोज वाली गंभीर और प्रोफेशनल इमेज से बिल्कुल अलग है। शायद इसी वजह से इसे अलमारी में छिपाकर रखा हुआ था। आप नाइट सूट लेकर बाथरूम के बाहर पहुंचे। उसे देते समय भी आपने नजरें
आंखें झुकाए रखी। शिया जिजिंग, पहले तो आपकी झिझक देखकर मन ही मन खुश हो रही थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि आप वही गुलाबी नाइट सूट उठा लाए हैं, उसके चेहरे का रंग बदल गया। इतने सारे नाइट सूट में से तुम्हें यही मिला? मैं तो सोच रही थी कि थोड़ा मैच्योर लुक वाला पहनकर तुम्हें छेड़ूंगी और तुम ये ले आए। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर फिर शरारती मुस्कान लौट आई। यू यान, आप लगातार दूसरी तरफ क्यों देख रहे हैं? क्या मुझे देखने से डर लग रहा है? आपने शांत स्वर में कहा। अगर मैं लगातार आपकी तरफ देखता रहूं तो आपको असहज महसूस होगा। वह मुस्कुराई। सच? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आखिर कागजों पर ही सही आप मेरे पति हैं। 2 पल मुझे देख भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? अब आपको समझ आ गया कि वह फिर से आपको छेड़ रही है। आपने मुस्कुराकर कहा, आप जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। आप कमरे में तो लौट आए, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। बार बार आपके दिमाग में वही दृश्य घूम रहा था। तौलियां ओढ़े दरवाजे के पीछे खड़ी शिया जिजिंग। आपने जिंदगी में बहुत सी खूबसूरत लड़कियां देखी थीं, लेकिन किसी ने भी आपको इस तरह बेचैन नहीं किया था। उधर शिया जिजिंग भी अपने कमरे में पहुंची। उसने कमरे में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन नतीजा देखकर वह हल्की सी निराश हो गई। यू यान, क्या तुम कभी कोई शरारत नहीं कर सकते? वह सोचने लगी कि शायद उसे आपको परखने के लिए कोई नया तरीका अपनाना होगा। अगली सुबह, गुड मॉर्निंग यू यान। गुड मॉर्निंग जिजिंग, मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है, आकर खा लीजिए। वह मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। फिर उसने आपको ध्यान से देखा और पूछा, यू यान, आज आप कुछ थके हुए लग रहे हैं। क्या कल रात आपको ठीक से नींद नहीं आई? हाँ, थोड़ा देर से सोया था। क्यों? क्या ऑनलाइन स्टोर के काम में बहुत व्यस्त थे? नहीं, वो दरअसल आप यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वजह वही थी। शिया जिजिंग जैसे सब समझ गई। उसके होंठों पर मुस्कान और गहरी हो गई। दरअसल क्या? आपने तुरंत बात बदल दी। मेरी बातें बहुत हो गई। वैसे मुझे सिर्फ इतना पता है कि आप शक्तिशाली ग्रुप में काम करती हैं। वह भी आपको ज्यादा शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। मैं कंपनी में ज्यादातर फाइलों और डॉक्यूमेंट से जुड़ा काम संभालती हूँ। अच्छा, समझ गया। आपको याद आया कि उसने पहले बताया था कि जू सेक्रेटरी उसकी बॉस है, इसलिए आपने मान लिया कि वह किसी एडमिन या ऑफिस स्टाफ की नौकरी करती होगी। आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह जानबूझकर आपको गुमराह कर रही थी। बातों बातों में उसने पूछा, क्या आप शक्तिशाली ग्रुप के बारे में कुछ जानते हैं? आपने सिर हिलाया। बस इतना जानता हूँ कि वह बहुत बड़ी कंपनी है, उसके बारे में ज्यादा सुनने को नहीं मिलता। वह मुस्कुराई। सही कहा, कंपनी बहुत बड़ी है, लेकिन हमेशा लो प्रोफाइल रहती है। वैसे मैंने जू सेक्रेटरी से सुना है कि हमारी कंपनी की मौजूदा प्रेसिडेंट एक बहुत काबिल महिला है। आपने उत्सुक होकर पूछा, आप तो वहाँ कई सालों से काम कर रही हैं, क्या आपने उन्हें कभी देखा है? वो बोली, वो बहुत रहस्यमयी है। उनकी फोटो तक कंपनी की वेबसाइट पर नहीं है, सिर्फ कुछ चुनिंदा कर्मचारी ही उनसे मिल पाते हैं। आपने सिर हिलाया। अच्छा, तो लगता है कि वो कोई बहुत शांत स्वभाव की 40-45 साल की महिला होंगी। वह कुछ कहती उससे पहले आपने कहा, अरे धीरे खाइए, कहीं खाना गले में ना अटक जाए। ये लीजिए, थोड़ा दूध पी लीजिए। आपने उसके सामने दूध का गिलास रख दिया, लेकिन वह लगातार आपको ही देखती रही। आपने अभी क्या कहा? क्या? उससे पहले मैंने कहा शायद कंपनी की प्रेसिडेंट कोई 40-45 साल की महिला होंगी। आपकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वह जरूर अधेड़ उम्र की महिला होंगी? आप पूरे आत्मविश्वास से समझाने लगे, देखिए 70-80 साल की तो हो नहीं सकती, उस उम्र में तो रिटायरमेंट हो जाता है, और 20-25 साल की भी नहीं होंगी, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कंपनी कौन संभालता है। इसलिए मेरा अंदाजा है कि उनकी उम्र कम से कम 40 साल तो होगी। आप अभी अपनी दलील दिए जा रहे थे कि अचानक आपके पैर में दर्द हुआ। झिझिंग, आपने मेरे पैर पर पैर रख दिया। वह बिल्कुल शांत स्वर में बोली। ओ, फिर उसने पैर हटा लिया, कुर्सी से उठी और कहा, मैं नाश्ता कर चुकी, अब ऑफिस जा रही हूँ। आपने पूछा, दोपहर में घर आकर खाना खाएंगी या मैं आपके लिए टिफिन लेकर आ जाऊं? उसने बिना आपकी तरफ देखे कहा, नहीं। आप हैरान रह गए, अभी तक तो हंस रही थी, अचानक क्या हो गया? दोपहर प्रेसिडेंट के ऑफिस में बैठी शिया जिजिंग अब भी नाराज थी। बेवकूफ यू यान, सब जानते हुए भी पूरे विश्वास से मुझे 40 साल की औरत बता रहा था। मैं सिर्फ 25 साल की हूँ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैडम, अगर कोई और काम नहीं है तो मैं लंच करने जा रही हूँ। रुको, मैं भी चलती हूँ। जू सेक्रेटरी थोड़ी हैरान हुई। तो मिस्टर यू का क्या होगा? उससे क्या मतलब? वो तो आपके लिए रोज खाना लेकर आते हैं और आपको उनका बनाया खाना भी पसंद है। शिया जिजिंग तुरंत बोली, किसने कहा कि मुझे उसका बनाया खाना पसंद है? जू सेक्रेटरी चुप रही, लेकिन मन ही मन सोचने लगी। कल तो ऑफिस से छुट्टी होते ही सबसे पहले घर भागी थी। वह समझ गई कि उसकी बॉस आज सिर्फ नाराज होकर बातें कर रही है। उसने मुस्कुराकर पूछा, मैडम, इन 2 दिनों में आपको मिस्टर यू कैसे लगे? शिया जिजिंग ने झुंझलाकर कहा, वो बिल्कुल अंधा है और बेवकूफ भी। जू सेक्रेटरी ने हंसते हुए पूछा, अच्छा, लेकिन किस बात में? शिया जिजिंग ने सीधे जवाब देने के बजाय पूछा, जू सेक्रेटरी, तुम्हें क्या मैं बूढ़ी लगती हूँ? वह तुरंत बोली, मैडम, आप तो बेहद जवान और खूबसूरत हैं। बूढ़ी शब्द तो आपके आसपास भी नहीं फटक सकता। शिया जिजिंग मुस्कुराई। लगता है खुशामद करने में तुम पहले से और तेज हो गई हो। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन यू यान के मन में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है, जैसे कल रात में। वह अचानक रुक गई। जू सेक्रेटरी, जितना पूछा जाए उतना ही पूछा करो। हालांकि बिना बताए भी जू सेक्रेटरी काफी कुछ समझ चुकी थी। वह मुस्कुराकर बोली, मैडम, किसी इंसान को सिर्फ उसकी बातों से नहीं, उसके कामों से परखना चाहिए। अगर आपको सच में लगता है कि उसके मन में कुछ और है, तो फिर एक बार उसे थोड़ा और खुलकर परख कर देखिए। वैसे भी आपके पास ताइक्वांडो की ट्रेनिंग है। यू यान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शिया जिजिंग ने बेबस होकर उसे देखा। इतनी लंबी बात करने की क्या जरूरत थी? सीधे सीधे कह देती कि मुझे उसे अपने
आकर्षण से परखना चाहिए। अगर वो फंसा ही नहीं तो। झू छियुए मुस्कुराई। अगर उसके मन में आपके लिए जरा भी भावना होगी तो वह जरूर असर दिखाएगा। असल में झू सेक्रेटरी का मकसद सिर्फ अपनी बॉस की मदद करना नहीं था, बल्कि दोनों की जोड़ी बनते देखना भी था। उसने मन ही मन सोचा, मैडम हमेशा काम में डूबी रहती हैं। अगर इन्हें प्यार हो गया तो शायद इनके चेहरे पर भी हमेशा मुस्कान रहेगी और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। ये सोचकर वह खुद ही मुस्कुरा उठी। उधर आप सब्जी खरीदने जा रहे थे कि तभी एक आंटी आपके पास आ गई। बेटा तुम झिजिंग के पति हो ना? आप थोड़ा चौंके। जी, लेकिन आप कौन? मैं चाय शुजू रेस्टोरेंट में काम करती हूँ। झिजिंग अक्सर हमारे यहाँ खाना खाने आती थी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? युयान। आंटी मुस्कुराई। युयान, तुम्हें देखकर ही लगता है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो। जब से झिजिंग तुम्हारे साथ रहने लगी है तब से हमारे यहाँ आई ही नहीं। पहले तो लगभग हर रोज आती थी। आपने सिर हिलाया। लगता है उसे वहाँ का खाना बहुत पसंद है। आंटी मुस्कुराकर बोली, बहुत ज्यादा। मैं तुम्हें चुपके से बता देती हूँ उसे कौन कौन से पकवान सबसे ज्यादा पसंद है। इतना कहकर उन्होंने उसकी पसंदीदा डिशों के नाम बता दिए और चली गईं। आपने वे सारी बातें मन ही मन याद कर ली। घर लौटते ही आपका मोबाइल बजा। देखा तो पुराने क्लासमेट मोयुलिन का क्यू मैसेज था। ऑनलाइन हो? उधर मैसेज भेजने के बाद मोयुलिन खुद पछताने लगी। मैंने ये क्या भेज दिया? अगर उसने जवाब दे दिया तो मैं क्या कहूंगी? उसी समय आपका जवाब आ गया। हाँ बोलो, क्या बात है? साधारण सा जवाब देखकर भी उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे अपने स्कूल के दिन याद आ गए। वह समय जब वह किसी बहाने आपसे सवाल पूछने आ जाती थी। उसके लिए आप हमेशा एक शांत, कम बोलने वाले लेकिन बेहद खास इंसान थे। लेकिन कॉलेज खत्म होने तक भी वह कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाई। उसे लगा था कि शायद किस्मत में आप दोनों का साथ नहीं लिखा। फिर एक दिन उसकी दोस्त, जो पेशे से मैरिज काउंसलर थी, उसे आपकी माँ द्वारा भेजा गया रिश्ता दिखा बैठी। उसने तुरंत वह रिश्ता स्वीकार कर लिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे पता चला कि आपकी पहले से ही गर्लफ्रेंड है। बहुत सोचने के बाद उसने तय किया कि वह एक बार आपसे जरूर मिलेगी। वह नौकरी छोड़कर जियांगमिंग शहर आना चाहती थी, लेकिन कंपनी ने उसका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। उसे अनिश्चितकालीन छुट्टी दे दी गई। उसने आपको मैसेज किया, मैं छुट्टियों में जियांगमिंग घूमने आ रही हूँ। सोचा अपने पुराने क्लासमेट से भी मिल लूं। अगर तुम्हें समय मिले तो मिलते हैं। आपने जवाब दिया, मिल सकते हैं, लेकिन अभी पक्का नहीं कह सकता कि किस दिन समय मिलेगा। उसने मुस्कुराकर पूछा, लगता है गर्लफ्रेंड के साथ काफी व्यस्त रहते हो? हाँ, मेरी एक बहुत खूबसूरत गर्लफ्रेंड है। हालांकि उसे पहले से पता था, फिर भी आपके मुंह से यह सुनकर उसका दिल कसक उठा। उसने खुद को संभालते हुए लिखा, तो फिर उसे भी साथ ले आना। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर वो कैसी है। आपने जवाब दिया, मैं उससे पूछ कर बताता हूँ। वैसे कल रविवार है, अगर तुम दोनों फ्री हो तो मिल लेते हैं। ठीक है। इसके बाद आपने चैट बंद कर दी। आपने तय किया कि आज रात शिया झिजिंग की पसंद का खाना बनाएंगे। आपने उसे मैसेज भेजा, आज रात घर पर ही खाना खाना, बाहर मत खाना। ऑफिस में बैठी शिया झिजिंग ने आपका मैसेज पढ़ा तो उसका दिल हल्का सा पिघल गया। उसे याद आया कि आखिरी बार इस तरह की बात उसके दादाजी ने कही थी। लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, अरे मैं तो वैसे भी आज घर जाकर खाना खाने वाली थी। अब तुम्हारे मैसेज की वजह से ऐसा लगेगा जैसे मैं तुम्हारी बात मानकर लौट रही हूँ। थोड़ी देर बड़बड़ाने के बाद उसने तुरंत जवाब भेजा, ठीक है, मैं घर आकर खाना खाऊंगी। इस बार वह सचमुच अपने मन से घर लौट रही थी, क्योंकि आज रात उसके मन में एक खास योजना थी। शाम को जब वह घर पहुंची तब हमेशा की तरह आपने अभी अभी खाना तैयार किया था। वह मुस्कुराकर बोली, युयान, हर बार मेरे घर आते ही खाना तैयार कैसे हो जाता है? क्या तुम पहले से टाइम देखकर सब प्लान करते हो? आपने गर्व से कहा, बिल्कुल। वह मन ही मन खुश हो गई। आखिर मान ही लिया। लेकिन आपकी अगली बात सुनकर उसकी सारी उम्मीदें ठंडी पड़ गईं। अगर जल्दी बना दूं तो खाना ठंडा हो जाएगा और देर करूं तो तुम्हें भूखा इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए समय देखकर बनाता हूं। वह होंठ फुलाकर बोली, मैं कोई बच्ची नहीं हूं। आप मुस्कुराए, लेकिन बच्चे भी भूखे हों तो खुद कुछ न कुछ ढूंढ कर खा लेते हैं। अचानक शिया झिजिंग फिर मुस्कुराई, युयान, मैंने पहले जू सेक्रेटरी से तुम्हारे बारे में एक बात पूछी थी। आपने उत्सुक होकर पूछा। क्या? हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हमारी कंपनी की महिला सीईओ की उम्र। आप हंस पड़े। अरे तुम्हें अभी तक वही बात याद है? बिल्कुल। और सुनो, वो सीईओ बिल्कुल भी उम्रदराज नहीं है, सिर्फ 26 साल की है। आप हैरानी से बोले, सच? यानी वो तो लगभग तुम्हारी ही उम्र की हुई। आपके चेहरे पर सच्चा आश्चर्य देखकर शिया झिंग मन ही मन मुस्कुराई। वाह, कितना मासूम बनकर अभिनय करता है। अगर इसे सच पता चल गया कि वही सीईओ मैं हूँ तब इसका चेहरा देखने लायक होगा। इतना सोचकर उसने अपने बैग से रेड वाइन की एक बोतल निकाली। ये जू सेक्रेटरी ने गिफ्ट की है। मैंने इसका ब्रांड भी देखा, काफी महंगी है। आपने मुस्कुराकर पूछा, अभी खोलें? मैं ग्लास ले आता हूँ। जरूरत नहीं, उसने तुरंत जवाब दिया। जू सेक्रेटरी ने 2 वाइन ग्लास भी दिए हैं। इतना कहकर वह दोनों ग्लास लेकर रसोई की ओर चली गई। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ ग्लास धोने जा रही हो, लेकिन उसके मन में एक अलग ही योजना चल रही थी। आज देखती हूँ आखिर तुम्हारा असली इरादा क्या है। अगर तुम सच में गलत नियत रखते हो तो आज सब साफ हो जाएगा। रसोई में खड़ी शिया झिंग ने गहरी सांस ली। तुम्हें परखने के लिए इस बार मुझे भी थोड़ा बड़ा दांव खेलना पड़ेगा, युयान। उसने शराब का बोतल तोड़ दिया और अपने पैर से दबा दिया और दर्द के मरा चिल्ला उठी, धीरे, बहुत दर्द हो रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। जितना संभालने की कोशिश करते उतना ही मामला उलझता जा रहा था। बस चेहरा साफ हो गया है, अब तुम्हें कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे गोद में उठाकर ले चलो। इतना कहकर शिया झिंग मुस्कुराते हुए आपकी ओर दोनों बाहें
फैला देती हैं। आपने गहरी सांस ली। मजाक मत करो, तुम्हें पता है इस वक्त मेरी क्या हालत है। खुद को शांत करते हुए आप बाहर गए और उसके लिए चप्पल लेकर आए। पहले तो उसे लगा कि शायद आप उसे छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए उसने आपका हाथ कसकर पकड़ लिया। आपने चप्पल उसके सामने रखी, लेकिन वह अब भी शरारती नजरों से आपको देखती रही। आखिरकार आपने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं ही पहना देता हूँ, मुझे पता था तुम मेरा ख्याल रखोगे। आपने उसके पैरों में चप्पल पहनाई और उसे सहारा देकर कमरे तक ले गए, लेकिन पूरे रास्ते उसकी उंगलियां आपकी सिक्स पैक एब्स पर घूमती रहीं। कमरे में पहुंचते ही आपने उसे बिस्तर पर बैठाया और उसके जूते उतार दिए। बस शियाजिंग, अब और मत छुओ, सोने का समय हो गया है। मैं ऐसे नहीं सोऊंगी। आप हंस पड़े। तो कैसे सोओगी? जमीन पर? पहले मैं नाइट ड्रेस बदलूंगी। ये सुनते ही आपको कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। मेरे कमरे की अलमारी से एक नाइट ड्रेस ला दोगे? वो उसी अलमारी में है। आपने सिर हिलाया। मैं नाइट ड्रेस ला सकता हूँ, लेकिन पहनोगी तुम खुद। मैं तुम्हें कपड़े नहीं पहनाऊंगा। ठीक है। आप अलमारी के पास पहुंचे। आपको लगा कि सफेद रंग वाली ड्रेस ठीक होगी, लेकिन जैसे ही उसे निकाला आप चौंक गए। वह स्लीवलेस लेस वाली नाइट ड्रेस थी। अनजाने में आपके मन में शियाजिंग की वही ड्रेस पहने हुए तस्वीर उभर आई। नहीं, ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। तभी पीछे से उसकी आवाज आई, अभी तक मिली नहीं क्या? वह आंखें बंद किए हुए थी, लेकिन मन ही मन मुस्कुरा रही थी। मिल गई। आपने ड्रेस उसकी ओर बढ़ा दी। लो, खुद बदल लेना, मैं तब तक नहाकर आता हूँ। आप जैसे ही मुड़कर बाहर जाने लगे, उसने अचानक आपका हाथ पकड़ लिया। आपने शांत स्वर में कहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं तुम्हें कपड़े नहीं पहनाऊंगा। आपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आप उसका हाथ छुड़ा ही नहीं पाए। आपको लगा जैसे आज आपकी ताकत ही जवाब दे रही हो, लेकिन आपको नहीं पता था कि शियाजिंग कई सालों से ताइक्वांडो सीख चुकी है। बिना सही तकनीक के उसकी पकड़ से निकलना आसान नहीं था, और इस वक्त वह अपनी योजना के सबसे अहम हिस्से तक पहुंच चुकी थी, इसलिए वह आपको जाने देने वाली नहीं थी। यूएन, क्या तुम्हें मेरा फिगर अच्छा नहीं लगता? उसकी उदास आवाज सुनकर आपके मन में एक ही बात आई, अगर ये खूबसूरत नहीं है तो फिर दुनिया में कोई भी खूबसूरत नहीं होगा। आपने तुरंत कहा, नहीं, तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है। तो फिर तुम इतने हिचक क्यों रहे हो? आपने गंभीर होकर जवाब दिया, जी, आज मेरी हालत ठीक नहीं है। मेरे मन में तुम्हें लेकर बार बार अजीब ख्याल आ रहे हैं। अगर मैं तुम्हारी नाइट ड्रेस बदलवाने में मदद करूं तो मुझे डर है कि मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा और तुम्हें तकलीफ पहुंचा दूंगा। शियाजिंग कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, इसे तकलीफ कैसे कह सकते हो? भले ही हमारी शादी सिर्फ नाम की हो, लेकिन कानूनी तौर पर हम पति पत्नी तो हैं। आपने शांत स्वर में कहा, अगर कल सुबह होश में आने के बाद भी तुम यही बात कह सको, तब हम इस बारे में फिर बात करेंगे। तो फिर मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ। अपनी चाल नाकाम होती देखकर शियाजिंग ने अचानक पूरी ताकत से आपको खींचकर बिस्तर पर गिरा लिया। डरपोक, इतना कहकर वह आपको छेड़ने लगी। उसके हाथों की गर्माहट महसूस करते हुए आपने पहली बार खुद को रोकना छोड़ दिया। अगर तुम सच में ऐसा सोचती हो। इतना कहते हुए आप झुके और उसके माथे पर हल्के से एक चुंबन दे दिया। अचानक मिले इस चुंबन से शियाजिंग पूरी तरह चौंक गई। उसने अनायास ही आपका हाथ छोड़ दिया, मानो आगे क्या होने वाला है उसके लिए खुद को तैयार कर रही हो। आ गया, आखिरकार आ ही गया। अब इसका असली चेहरा सामने आएगा। अगले साल आज ही के दिन इसकी बरसी होगी। लेकिन उसकी उम्मीद के बिल्कुल उलट, जैसे ही उसकी पकड़ ढीली हुई आप तुरंत खड़े हो गए और कुछ कदम पीछे हट गए। अब वह चाहकर भी आपको छू नहीं सकती थी। उसने नाराजगी भरी नजर से आपकी ओर देखा। यूयान, तुमने आगे कुछ किया क्यों नहीं? आपने शांत स्वर में कहा, जी, मेरी नजर में किसी नशे में लड़की का फायदा उठाने वाला इंसान ही असली डरपोक होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है, लेकिन मेरी अपनी कुछ सीमाएं और उसूल हैं। अगर मैं सच में किसी से प्यार करता हूं तो खुलकर अपने दिल की बात कहूंगा, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा। शियाजिंग ने होंठ फुला ली। शादी भी कर ली और अब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? यूयान, तुम भी ना, कितने बेशर्म हो। आप मुस्कुराए और धीरे से बोले, पत्नी। यह एक शब्द सुनते ही शियाजिंग का पूरा शरीर जैसे सिहर उठा। तब तुमने मुझे क्या कहा? पत्नी? क्या तुम मेरी पत्नी नहीं हो? कुछ पल रुककर आपने आगे कहा, मैंने तुम्हें इसलिए चूमा क्योंकि मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मैं शियाजिंग की जुबान लड़खड़ा गई। उसने सोचा था कि आप खुद पर काबू खो बैठेंगे या फिर डर कर भाग जाएंगे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि आप अचानक अपने दिल की बात कह देंगे। काफी देर चुप रहने के बाद वह धीरे से बोली, हम सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं। ये बात तो तुमने ही कही थी। आप मुस्कुराए। नाम के पति पत्नी कभी असली पति पत्नी भी बन सकते हैं, और तुम्हें भी मेरे लिए थोड़ा बहुत लगाव तो है ना? वरना अभी जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसका मतलब क्या था? मैं शियाजिंग के पास कोई जवाब नहीं था। वह अपना असली मकसद बता भी नहीं सकती थी, और सबसे बड़ी बात, एक पल के लिए उसे सचमुच लगा था कि शायद आपकी बात सही है। आपने मुस्कुराकर कहा, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि पत्नी। इतना कहकर आप उसके कमरे से बाहर निकल गए। आपने सोचा वह अभी नशे में है, शायद सुबह उठकर उसे कुछ भी याद न रहे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर याद नहीं रहेगा तो मैं कल फिर से अपने दिल की बात कह दूंगा। फिर आपने मन ही मन हंसते हुए सोचा, लेकिन मानना पड़ेगा उसकी मासूम अदाएं इतनी खतरनाक हैं कि मुझे खुद को संभालने के लिए कई बार ठंडे पानी से नहाना पड़ा। आपके जाने के बाद शियाजिंग भी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। अपने कमरे में बैठी हुई वह कई बार आपको बाथरूम में आते जाते सुनती रही। ठीक हुआ, इतना नाटक करोगे तो यही होगा। मुंह से तो उसने यही कहा, लेकिन उसके मन में लगातार एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वो सच में अभिनय कर रहा था? अभी उसका शरीर तप रहा था, उसकी आंखों में चाहत भी साफ
साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन ऐसी हालत में भी उसने खुद को रोक लिया और ऊपर से उसने मुझे प्रपोज भी कर दिया। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि उसका इजहार शायद सच था। ये इंसान आखिर है कैसा? अगर वो मेरे पैसे चाहता या सिर्फ मेरी खूबसूरती के पीछे होता तो बात समझ आती, लेकिन उसे तो सच में मैं पसंद हूँ। ये सोचते ही उसे आपका इजहार याद आ गया। उसने दोनों हाथों से अपना लाल पड़ चुका चेहरा ढक लिया। अजीब बात है, मैंने तो शराब भी नहीं पी थी, फिर मेरा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? तुम्हें मुझसे प्यार है तो है, उसके लिए इतनी गंभीरता से इजहार करने की क्या जरूरत थी? बचपन से लेकर आज तक न जाने कितने लोगों ने उसे प्रपोज किया था, लेकिन यू यान जैसा कोई नहीं मिला। उसकी एक सच्ची बात ने शिया जिंगिंग का दिल पूरी तरह बेचैन कर दिया। कहीं मुझे सच में उससे प्यार तो नहीं हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। उसमें आखिर है ही क्या? बस थोड़ा बहुत हैंडसम है, 6 पैक एब्स हैं, ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, स्वभाव शांत और ख्याल रखने वाला है, खाना भी अच्छा बनाता है। कुछ देर गिनने के बाद वह खुद ही रुक गई। इन सब के अलावा उसमें कोई खास बात तो है ही नहीं। नहीं, मैं उसकी इन ऊपरी खूबियों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होने वाली। मुझे अभी उसे और अच्छे से परखना होगा। अगले ही पल वह खुद ही बुदबुदाई, शायद उसमें अभी भी कुछ ऐसी खूबियां हैं जो मुझे पता नहीं चली। उलझे हुए मन से शिया जिंग ने अपना टैबलेट निकाला और युयान की सारी जानकारी फिर से देखने लगी, लेकिन जितना पढ़ती गई उतनी ही उलझती चली गई। क्या मैं अब तक उसे गलत समझती रही? क्या वो सचमुच सिर्फ एक साधारण इंसान है? और क्या उसे सच में इतनी जल्दी मुझसे प्यार हो गया? कुछ पल सोचने के बाद वह मुस्कुरा दी। ठीक है, आखिरी वाली बात शायद सच है। आखिर मेरी आकर्षण शक्ति ही इतनी ज्यादा है। फिर उसने शर्माते हुए अपना सिर झटका। बस अब इसके बारे में और नहीं सोचना। उसने कई बार सिर हिलाकर युयान की तस्वीर अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की, लेकिन जितना भूलना चाहती उसकी याद उतनी ही साफ होती जाती। आखिर हार मानकर उसने कमरे का सीसीटीवी रिकॉर्डिंग खोल लिया। वह बार बार वही पल देखती रही जब युयान ने उसके माथे को चूमा था और अपने दिल की बात कही थी। पत्नी उठ जाओ, नाश्ता तैयार है। बाहर से युयान की आवाज और दरवाजे पर दस्तक सुनकर शिया जिंग उनींदी आंखों से उठ बैठी। उसे याद ही नहीं था कि रात कब नींद आई थी। बस इतना याद था कि सोने से पहले उसके दिमाग में सिर्फ युयान ही था और सुबह सुबह फिर वही आवाज। पत्नी, उसका दिल फिर से तेज धड़कने लगा। मुझे क्या हो गया है? संभल जाओ शिया जिंग, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम सच में उसके प्यार में पड़ जाओगी। पत्नी उठ गई क्या? वह मन ही मन बड़बड़ाई, कितना बेशर्म है ये। पहले तो मुझे बड़े अदब से मिस शिया या जीजिंग कहता था, अब हर बात पर पत्नी पत्नी। आखिर उसने जवाब दिया, उठ गई हूँ, इतनी बार मत बुला। फिर मन ही मन मुस्कुरा दी। चलो अब जो कहना है कहने दो, लगता है इसे रोकना अब मेरे बस की बात नहीं। कुछ देर बाद वह उनींदी आंखों से कमरे से बाहर आई। उसे देखते ही आप कुछ पल के लिए चुप रह गए। उसने सफेद रंग की पतली लेस वाली नाइट ड्रेस पहन रखी थी। सुबह की हल्की रोशनी में वह और भी खूबसूरत लग रही थी। आपकी नजरें अपनी ओर महसूस करते ही शिया जिंग के मन में फिर शरारत जाग उठी। उसने होंठ काटे, ड्रेस का किनारा हल्का सा पकड़कर मासूम चेहरा बनाया और बोली, युयान, कल रात मैं इतनी नशे में थी, कहीं तुमने अपनी मर्जी से मेरे कपड़े तो नहीं बदल दिए? उसकी आंखों में बनावटी नाराजगी थी। आप हंस पड़े और सिर हिलाया। नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारा चेहरा और पैर साफ किए, फिर तुम्हें कमरे तक छोड़ दिया। नाइट ड्रेस तुमने खुद बदली थी। झूठ, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती। आप मुस्कुराए। अगर भरोसा नहीं है तो सबूत भी है। इतना कहकर आपने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग चला दी। रिकॉर्डिंग से आवाज आई, मैं ही पहना देता हूँ, मुझे पता था तुम मेरा ख्याल रखोगे। अपनी ही बनावटी शर्मीली आवाजें सुनते ही शिया जिंग का चेहरा सुर्ख हो गया। वह मन ही मन चीख उठी, ये रिकॉर्डिंग कब कर ली? मैं तो पूरी रात उस पर नजर रख रही थी। उसे ऐसा करने का मौका मिला ही कब? अगले ही पल उसे समझ आ गया, जरूर जब ये मेरे लिए चप्पल लेने गया था तभी रिकॉर्डिंग चालू कर दी होगी। वह शर्माते हुए बोली, युयान, जल्दी बंद करो प्लीज, मुझे सब याद आ गया है। आपने मुस्कुराकर रिकॉर्डिंग बंद कर दी। सच में सब याद आ गया? हाँ, याद आ गया। फिर वह धीरे धीरे बड़बड़ाई, तुम भी ना, मैं नशे में थी और तुमने मेरी ऐसी रिकॉर्डिंग बना ली। आप हंसकर बोले, अरे इसमें शर्म की क्या बात है? तुम्हारा वो प्यारा सा अंदाज बहुत क्यूट था। अफसोस बस इतना है कि उस वक्त तुम्हें संभाल भी रहा था, वरना वीडियो भी बना लेता। शिया जिंग ने तुरंत जवाब दिया, जब आंटी से बात हो रही थी तब तो तुम कह रहे थे कि लड़कियों की चोरी छिपे फोटो या वीडियो लेना गलत होता है, और अब कुछ ही दिनों में असली रंग दिखा दिए। आप मुस्कुराए, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी पसंद है, इसलिए उसकी यादें संभाल कर रखना चाहता हूँ। बहाने मत बनाओ। फिर उसने कहा, अगर रिकॉर्डिंग करना तुम्हारे हिसाब से गलत नहीं है तो कल रात मैंने जो कुछ कहा था उसे भी भूल जाना। वो तो तुमने नशे में कहा था, उसे सीरियस मत लेना। थोड़ा रुक कर उसने फिर कहा, और तुमने भी मेरे कमरे से जाते समय जो बातें कही थी, मैं उन्हें भी दिल पर नहीं लूंगी। आप समझ गए कि वह किस बात की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन आपने उसे छेड़ने का मौका नहीं छोड़ा। अच्छा, मैंने क्या कहा था? रिकॉर्डिंग तो तुम्हारे पास है, खुद ही सुन लेना। आपने मुस्कुराकर कहा, वैसे भी मैं तुम्हारी प्यारी आवाज फिर से सुनना चाहता था। रुको, बिल्कुल नहीं। शिया जिंग ने तुरंत रोक दिया। मतलब तुमने जो कहा था कि तुम्हें मेरे लिए कुछ महसूस होने लगा है, वो मजाक था, है ना? आपने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हमारी मुलाकात को अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इतनी जल्दी कोई किसी को पसंद कैसे कर सकता है? आपने शांत स्वर में जवाब दिया, क्योंकि कल रात मैंने तुम्हारा वो मासूम और प्यारा रूप देखा, उसी पल मेरा दिल तुम्हारी तरफ खींच गया। ये सुनते ही शिया जिंग का चेहरा फिर से लाल हो गया। प्लीज बार बार वही बात मत याद दिलाओ। आप हंस पड़े। क्या करूं? कल रात वाली तुम इतनी प्यारी लग रही थी कि भूल ही नहीं पा रहा। शिया जिंग ने हल्की नाराज नजर से आपको देखा। उसे लग रहा था कि आज हर बात में वही हार रही है। ये वही इंसान है जो पहले हर बात बड़ी शालीनता से करता था। इजहार करने के बाद तो जैसे बिल्कुल बदल गया है। इस बार उसने पलटवार करने की ठानी। अगर भविष्य में कोई और खूबसूरत लड़की भी इसी तरह तुमसे प्यार से बात करे तो क्या तुम उसे भी पसंद करने लगोगे? आपने बिना सोचे सिर हिलाया। नहीं। क्यों? क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, मैं किसी दूसरी लड़की को ऐसी उम्मीद ही नहीं दूंगा। फिर आपने मुस्कुराकर कहा, खूबसूरती हमेशा नहीं रहती, एक दिन हम दोनों भी बूढ़े हो जाएंगे, बाल सफेद होंगे, चेहरे पर झुर्रियां होंगी, लेकिन तब तक हम दोनों साथ मिलकर पूरी जिंदगी
जी चुके होंगे। इतने सालों का साथ और भरोसा किसी भी नई खूबसूरती से कहीं ज्यादा कीमती होगा। उस समय दूसरी लड़कियों की खूबसूरती मेरे लिए सिर्फ एक चेहरा भर होगी। शियाजिंग ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मैं अभी भी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करती। तुम्हारे मन में शरारत तो बहुत है। आपने हंसते हुए कहा, अरे पत्नी जी, ये तो मेरे साथ सरासर नाइंसाफी है। अगर सच में मेरी नीयत खराब होती, कल रात भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, है ना? शियाजिंग ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, बातें तो बड़ी अच्छी बनाते हो। आखिर में तुमने मुझे किस कर ही लिया था। ये सुनते ही आपका आत्मविश्वास थोड़ा कम हो गया। वो हाँ, ये बात तो है, उस समय पता नहीं क्या हुआ, बस तुम्हें किस करने का मन किया। लेकिन वो कोई वासना वाला किस नहीं था, बस दिल से तुम्हें एक बार किस करना चाहता था। शियाजिंग ने तुरंत पलटकर पूछा, क्या तुम हाथ रखकर कह सकते हो कि उसमें जरा भी चाहत नहीं थी? आपने ईमानदारी से सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन इंसान के इरादे उसके कर्मों से तय होते हैं। दिल में क्या आया उससे कोई पूरी तरह पाक नहीं होता। फिर भी मैंने कल रात कोई हद पार नहीं की, है ना? शियाजिंग कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ये बात सही है। आपने राहत की सांस ली और तुरंत बात बदलने की कोशिश की। वैसे पत्नी जी, कल रात वाली रेड वाइन कौन से ब्रांड की थी? उसका असर तो बहुत जबरदस्त था। शियाजिंग ने तुरंत आपकी चाल पकड़ ली। बात मत बदलो। वह आपको घूरते हुए बोली, अब भी मुझे लगता है कि तुम्हारा वो किस मुझे अच्छा नहीं लगा। आपने गंभीर होकर कहा, सॉरी पत्नी जी, जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को पसंद किया है, इसलिए शायद मुझे सीमाएं समझने में गलती हो गई। आगे से मैं ज्यादा ध्यान रखूंगा। आपकी सच्ची माफी सुनकर भी शियाजिंग का मन शांत नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है? कल रात से अब तक मेरा मन इतना उलझा क्यों हुआ है? जितना सोचती उतना ही बेचैन होती। अचानक वह अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। आपने हैरानी से पूछा, क्या हुआ पत्नी जी? वह गुस्से में आपके सामने आकर बोली, हर वक्त पत्नी जी कहते रहते हो। मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ है। इतना कहकर उसने आपका कॉलर पकड़ लिया और हल्का सा झुक गई। फिर उसने धीरे से आपके माथे पर एक हल्का सा किस कर दिया। सीधी होकर उसने होंठ फुलाते हुए पूछा, अब समझे अचानक किसी को किस किए जाने का एहसास कैसा होता है? आप मुस्कुराए। पत्नी जी, किस तो बहुत छोटा था, अभी ठीक से समझ ही नहीं आया। तुम शियाजिंग समझ गई कि पलटवार करने की कोशिश में उल्टा आपको ही मौका दे बैठी है। वह झेप कर वापस अपनी सीट पर बैठ गई और चुपचाप नाश्ता करने लगी। उसी समय आपको मो यूलिंग की बात याद आई। आपने उसकी ओर देखते हुए पूछा, पत्नी जी, आज तुम्हारे पास थोड़ा समय है? वह तुरंत सतर्क हो गई। अब क्या शरारत सूझी है? आप मुस्कुराए। एक पुरानी क्लासमेट घूमने के लिए मिंजियांग आई है, उसने मिलने का कहा है। हमारी बातों में तुम्हारा जिक्र भी आया था। ये सुनते ही शियाजिंग का चेहरा गंभीर हो गया। तुमने उसे मेरे बारे में क्या बताया? आपने जवाब दिया, मुझे पता है कि तुम अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने बस इतना कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ये सुनकर उसने राहत की सांस ली। फिर शरारती मुस्कान के साथ बोली, घर में तो हर वक्त मुझे पत्नी कहते हो, लेकिन बाहर जाकर गर्लफ्रेंड? क्या मुझे अपनी पत्नी कहने में शर्म आती है? आप हंस पड़े। ऐसी बात नहीं है, तुमने ही तो कहा था कि अभी सबको नहीं बताना। अगर तुम इजाजत दे दो तो मैं अभी पूरी दुनिया को बता दूं कि तुम मेरी पत्नी हो। बस बस, ज्यादा मीठी बातें मत बनाओ। फिर उसने पूछा, ये पुरानी क्लासमेट लड़का है या लड़की? लड़की। शियाजिंग ने लंबी ओ की आवाज निकाली। तो स्कूल के दिनों वाली तुम्हारी पहली पसंद? आपने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन पहली पसंद सुनकर मुझे एक बात जरूर याद आ गई। आप कुछ कहने ही वाले थे कि शियाजिंग की मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई। क्या बात? उसने बनावटी सहजता से पूछा। मुझे भी तो सुनाओ। आपने मुस्कुराते हुए कहा, एक शाम थी, हम दोनों साथ बैठे बातें कर रहे थे, थोड़ा सा ड्रिंक भी किया था। उसे ज्यादा पीने की आदत नहीं थी, आधी बोतल में ही नशे में हो गई। फिर वो मुझसे बार बार लाड करने लगी और कहने लगी कि उसके पैर धुलवा दूं, नाइट ड्रेस भी बदलवा दूं। बस बस, आगे एक शब्द भी मत कहना। शियाजिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि आप उसी की बात कर रहे हैं। विषय बदलने के लिए उसने जल्दी से पूछा, वैसे तुम्हारी उस क्लासमेट का नाम क्या है? मो यूलिंग। शियाजिंग ने पूछा, क्या उसने सिर्फ तुम्हें ही बुलाया है? आपने जवाब दिया, शायद नहीं, मुझे लगता है और भी पुराने क्लासमेट आएंगे। ये सुनकर शियाजिंग ने शांत स्वर में कहा, अगर ऐसा है तो मैं नहीं चलूंगी। तुम लोग इतने समय बाद मिल रहे हो, आराम से मिलना। आपने सिर हिलाया और मो यूलिंग को मैसेज कर दिया। उधर शियाजिंग नाश्ता खत्म करके अपने कमरे में चली गई। उसे याद आया कि जू सेक्रेटरी ने हाल ही में यू यान के पुराने सहपाठियों की जानकारी अपडेट की थी। उसने तुरंत टैबलेट निकाला और फाइलें देखने लगी। मो यूलिंग, टॉप फ्यूचर्स ट्रेडर, करोड़ों की संपत्ति, एक सफल और अमीर महिला। तभी उसकी नजर एक और जानकारी पर पड़ी। कंपनी ने उसे लंबी अवधि की पेड लीव दी थी और उससे पहले उसने इस्तीफा भी दिया था। इस्तीफे का कारण अज्ञात। शियाजिंग के मन में अचानक बेचैनी होने लगी। उसने तुरंत जू सेक्रेटरी को मैसेज भेजा, पूरी जानकारी तुरंत निकालो। कुछ ही देर बाद जू सेक्रेटरी की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट पढ़ते ही शियाजिंग की मुट्ठियां गुस्से से भींच गईं। अच्छा यू यान, इसे तुम पुराने दोस्तों की मुलाकात कहते हो? ये तो उस लड़की से मिलने जा रहे हो जिससे तुम्हारा रिश्ता करवाने की बात चल रही थी, और ऊपर से मुझसे कहते हो कि मुझे पसंद करते हो। उसका मन हुआ कि तुरंत बाहर जाकर सारी रिपोर्ट आपके सामने फेंक दे, लेकिन उसने खुद को शांत किया। नहीं, अभी नहीं, यही तो इसे रंगे हाथ पकड़ने का सबसे अच्छा मौका है। उसी समय कमरे के बाहर से आपकी आवाज आई, पत्नी जी, मैं अपने पुराने क्लासमेट से मिलने जा रहा हूँ। दोपहर में कॉफी शॉप पर मिलना तय हुआ है। ज्यादा देर नहीं होगी, शाम तक वापस आकर खाना बना दूंगा। शियाजिंग मन ही मन खींच गई। वापस आकर खाना बनाओगे? बेहतर होगा कि लौट कर ही मत आना। लेकिन बाहर से उसने सामान्य आवाज में कहा, ठीक है, जाओ अपने पुराने दोस्तों से आराम से मिलो, मेरी चिंता मत करना, चाहो तो मेरी कार भी ले जाओ। आप उसकी आवाज में छिपा गुस्सा समझ नहीं पाए और मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, रहने दो। दरवाजा बंद होते ही शियाजिंग का धैर्य टूट गया। उसने तकिया उठाकर जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। मजाक कौन कर रहा है? तुम ही तो धोखेबाज निकले। मैंने तुम्हें परखने के लिए बहुत कुछ सोचा, लेकिन कभी तुम्हें धोखा देने की नहीं सोची। और तुम शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं, मुझे पत्नी कहे भी ज्यादा समय नहीं हुआ, और अब किसी दूसरी लड़की से मिलने जा रहे हो, चाहे हमारी शादी सिर्फ नाम की ही क्यों ना हो। मैं ऐसा धोखा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। गुस्से में उसने तुरंत कपड़े बदले और घर से निकल गई। नीचे पहुंचकर उसने चुपचाप एक टैक्सी ली और आपकी टैक्सी का पीछा करने
करने लगी। कुछ देर बाद दोनों गाड़ियां ताइशु कैफे के सामने जाकर रुकी। कार की खिड़की से झांकते हुए उसने देखा कि कैफे का माहौल काफी रोमांटिक था। उसने दांत भींच ली। देखा, मुझे पहले से ही शक था, ये कोई साधारण दोस्तों की मुलाकात नहीं है, मिलने यहीं आया है। उसने मन ही मन सोचा। उधर तुमने भी कैफे की सजावट देखी? थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। युयान, बहुत दिनों बाद मिले। मो युलिन की खूबसूरत आंखें तुम्हें देखते ही खुशी से चमक उठी। हाँ, बहुत समय हो गया, तुम पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। उनकी बातें सुनकर शाजिंग के मन में हल्की सी जलन होने लगी। वाह, सीधे युयान बुला रही है। मैं भी हर बार इतने अपनेपन से नहीं बुलाती। और ये क्या और भी हैंडसम? ये तो पहले से ही हैंडसम था, बस अफसोस। दिल का बड़ा खिलाड़ी निकला। तुम मुस्कुराकर बोले, थैंक यू, तुम भी पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मो युलिन हंस पड़ी। अरे, मेरी कहाँ कोई खास बदलाव आया है? कॉलेज के समय भी मैं ऐसी ही थी, उल्टा तुम बहुत बदल गए हो। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें इतना बदल दिया? तुमने सिर खुजाते हुए मुस्कुराकर कहा। कह सकते हो, अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं आती तो शायद मैं अपने लुक्स पर कभी इतना ध्यान ही नहीं देता। ये सुनकर शाजिंग ने मन ही मन फिर शिकायत की। मर्दों की बातें भी ना कौन जाने कितना सच बोल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज इसी मुलाकात के लिए इतना तैयार होकर आया हो। लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि जब से तुम उससे मिले थे तब से तुम हमेशा अपने कपड़ों और सलीके का ध्यान रखते थे। नहीं, शायद ये सच ही कह रहा है। जब तुमने अपनी गर्लफ्रेंड का जिक्र किया, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। मो युलिन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम हमेशा कहते हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत है। अब तुम्हारे चेहरे की यह मुस्कान देखकर तो मेरी उत्सुकता और बढ़ गई है। आखिर वो दिखती कैसी है? तुम बिना सोचे मुस्कुरा उठे। वो सच में बहुत खूबसूरत है, और जब वो नखरे करती है या थोड़ा सा रूठ कर बात करती है तब तो और भी ज्यादा प्यारी लगती है। अफसोस, आज वो बिजी है, वरना मैं उसे जरूर साथ लाता। ये बातें सुनते ही शाजिंग का चेहरा गर्म हो गया। ये क्या क्या बोल रहा है? बहुत प्यारी लगती है, नखरे करती है, ऐसी बातें किसी और के सामने भी बोलते हैं क्या? और ऊपर से कह रहा है कि मुझे साथ लाना चाहता था। फिर उसे याद आया कि उसने खुद ही आने से मना किया था। लेकिन ये कोई आम दोस्तों की मीटिंग कहाँ है? यहाँ तो सिर्फ तुम दोनों बैठे हो। इसे तुम दोस्तों की मुलाकात कहते हो? ये तो पूरी डेट लग रही है। मो युलिन ने उत्सुक होकर पूछा, तुम्हारे फोन में उसकी कोई फोटो होगी ना? दिखाओ ना, मैं भी देखना चाहती हूँ। तुम थोड़ा असहज होकर बोले, असल में हमारे साथ की अभी तक एक भी फोटो नहीं है। मो युलिन हैरान रह गई। क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो और एक भी फोटो नहीं? तुमने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, सच कहूँ तो अभी तक मौका ही नहीं मिला। उधर शाजिंग ने होंठ फुला लिए। फोटो नहीं है तो क्या हुआ, चुपके से एक दो तस्वीरें खींच लेते, मेरी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन एक फोटो नहीं ले सकते थे। अब उसे सचमुच अफसोस होने लगा कि तुम दोनों ने कभी साथ में तस्वीर नहीं खिंचवाई। अगर एक फोटो होती तो आज ये बड़े गर्व से दिखा सकता था और कहता, देखो ये है मेरी खूबसूरत, नहीं मेरी पत्नी। तब इस लड़की की सारी उम्मीदें भी खत्म हो जाती। मो युलिन ने फिर पूछा, लड़के फोटो कम खींचते हैं ये तो समझ आता है, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी फोटो पसंद नहीं करती। तुम लोगों ने अभी तक कोई ऑफिशियल फोटो भी पोस्ट नहीं की। तुमने जवाब दिया, वो थोड़ी लो प्रोफाइल रहना पसंद करती है, उसे ज्यादा दिखावा पसंद नहीं। अच्छा, वैसे तुम लोग ज्यादा समय से साथ भी नहीं हो, फिर भी तुम उसे इतना पसंद करते हो। क्या पहली नजर का प्यार था? तुमने सिर हिलाया। पहली नजर का प्यार तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, बहुत जल्दी मुझे उससे प्यार हो गया। इतना कहते ही तुम्हारे मन में शाजिंग के मासूम नखरों वाली तस्वीर फिर उभर आई। क्या करूं, वो है ही इतनी प्यारी। ये सुनकर शाजिंग का चेहरा और भी लाल हो गया। इस कैफे में ऐसी है भी या नहीं? इतनी गर्मी क्यों लग रही है? और ये युयान भी, एक दो तारीफ काफी नहीं थी क्या? बार बार मेरी तारीफ किए जा रहा है। उधर लगातार तुम्हारे मुंह से शाजिंग की तारीफ सुनकर मो युलिन के दिल में कसक बढ़ती जा रही थी। युयान, तुम्हें देखकर तो लगता है कि पहले तुमने ही उसे प्रपोज किया होगा। तुमने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। कमाल है, तुमने अपनी रिलेशनशिप इतनी छुपा कर रखी। 3 साल हम एक ही बेंच पर बैठे, फिर भी मुझे हाल ही में पता चला कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तुम हल्का सा मुस्कुराए। असल में तुमने इजहार तो कर दिया था, लेकिन अभी मंजिल पूरी तरह मिली नहीं थी। फिर भी तुम्हें इतना यकीन जरूर था कि शाजिंग के दिल में भी तुम्हारे लिए कुछ न कुछ एहसास जरूर है। इसलिए तुमने बस इतना कहा, हम दोनों का रिश्ता थोड़ा अलग है, इसलिए बाहर से शायद समझना आसान नहीं होगा। उधर शाजिंग को अचानक एक और बात समझ आई। 3 साल तक एक ही क्लास में साथ बैठे थे, इसलिए इस लड़की की भावनाएं इतनी गहरी हैं। ये सोचते ही उसने मन ही मन फिर एक लंबी शिकायत शुरू कर दी। युयान, वो तुम्हें जिस नजर से देख रही है उससे तो साफ पता चल रहा है कि वो तुम पर फिदा है, और तुम यहाँ बिल्कुल अनजान बने बैठे हो। सच में समझ नहीं रहे या फिर जानबूझकर अनदेखा कर रहे हो? पिछले 2 दिनों से जब मेरी बात आती है तब तो तुम्हारी समझदारी बड़ी तेज चलती है। जल्दी से उसकी भावनाएं समझो और साफ साफ मना कर दो। अरे नहीं, मैं तो यहाँ तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने आई थी। अगर तुमने उसे मना कर दिया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। चलो बेकार ही सही, लेकिन तुम्हारा उसके साथ किसी भी तरह का गलत रिश्ता नहीं होना चाहिए। तुम्हारी बातें सुनकर मो युलिन को महसूस हुआ कि तुम्हारा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का रिश्ता कुछ अलग है। फाइनेंस इंडस्ट्री में काम करते हुए उसने ऐसे कई रिश्तों की कहानियां देखी थी। उसे पता था कि कई बार लो प्रोफाइल रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ प्राइवेसी नहीं, बल्कि कोई छिपी हुई बात भी होती है। उसने धीरे से पूछा, युयान, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड शुरू से ही इतनी लो प्रोफाइल रही है? हाँ, उनकी इनकम शायद तुमसे कम होगी। असल में मो युलिन को अंदाजा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कमाई तुमसे ज्यादा है, लेकिन वह सीधे पूछकर तुम्हें असहज नहीं करना चाहती थी। तुमने सिर हिलाया। नहीं, उनकी इनकम मुझसे ज्यादा
इरादा है। कल रात डिनर के समय तुमने यही सवाल शिया जिंगिंग से भी पूछा था और उसने ईमानदारी से कहा था कि उसकी कमाई तुमसे थोड़ी ज्यादा है। ये सुनते ही मो युलिन को अपनी आशंका सही लगने लगी। तो क्या पैसों की वजह से युयान किसी अमीर लड़की के साथ है, इसलिए वो अपने रिश्ते को छिपा रहा है? उसके मन में तरह तरह की कहानियां घूमने लगी। बीमार माँ, कर्ज, टूटा हुआ परिवार। लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि तुम्हारे माता पिता स्वस्थ हैं और तुम इकलौते बेटे हो। तो फिर क्या युयान खुद किसी मजबूरी में है? उसने गहरी सांस लेकर कहा, युयान, क्या तुम्हें इन दिनों पैसों की जरूरत है? जितनी जरूरत हो मुझसे कहो, मैं मदद कर सकती हूँ। ये सुनकर तुम पूरी तरह हैरान रह गए। उधर शिया जिंग का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। मो युलिन, कैसी कैसी बातें सोच रही हो? मैं क्या किसी को पैसे देकर रखने वाली औरत लगती हूँ? और युयान, ये भला किसी का रखा हुआ इंसान लगता है। हाँ, मानती हूँ कि ये हैंडसम है, इसके एब्स भी हैं, खाना भी अच्छा बनाता है और घर के काम भी करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी का सहारे पर जी रहा है। हम दोनों ने बाकायदा शादी की है, हमारा रिश्ता साफ और सम्मानजनक है। उधर तुम आखिरकार उसकी बात समझ गए और मुस्कुरा दिए। नहीं, बात वैसी बिल्कुल नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन मो युलिन अब भी अपने अंदाजे पर अड़ी रही। युयान, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि आज मेरी नेटवर्थ कितनी है। मैं सच में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इस बार तुम्हारा चेहरा गंभीर हो गया। मुझे यकीन है कि तुम मदद कर सकती हो, लेकिन तुम्हारे पास कितना पैसा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता हूँ और उसी के साथ रहना चाहता हूँ, बस यही सच है। मो युलिन ने पूछा, अगर मैं तुम्हें 10 करोड़ दूं तब भी? तुमने बिना झिझक जवाब दिया। चाहे तुम्हारे पास कितने भी पैसे हों, मेरा जवाब नहीं बदलेगा। किसी अमीर इंसान के साथ रहने से ज्यादा मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समय बिताना पसंद करूंगा। कुछ पल बाद तुमने चारों तरफ नजर दौड़ाई। हम इतनी देर से बैठे हैं, लेकिन बाकी कोई भी क्लासमेट नहीं आया। मतलब आज तुमने सिर्फ मुझे ही बुलाया था, है ना? मो युलिन ने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ, अब उसने हिम्मत जुटाई। युयान, मैं तुम्हें बहुत सालों से पसंद करती हूँ। मैं खास तुम्हें मिलने मिंगजांग सिटी आई हूँ। इतने सालों से। तुमने तुरंत उसकी बात बीच में रोक दी। बस यहीं रुक जाओ। मो युलिन की आंखों में उदासी उतर आई। मैंने तुम्हें इतने साल चाहा, क्या मुझे अपनी बात पूरी करने का भी मौका नहीं दोगे? नहीं। इतना कहकर तुम अपनी सीट से उठ गए। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम मुझे इस वजह से बुला रही हो तो मैं यहाँ आता ही नहीं। मो युलिन ने फीकी मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता चल जाएगा? तुमने शांत स्वर में कहा, उसे पता चले या ना चले उससे फर्क नहीं पड़ता। बात सही और गलत की है, और अगर उसे कभी पता चला तो उसे बहुत दुख होगा। तुम अच्छी तरह जानते थे कि शिया जिंगिंग बाहर से जितनी मजबूत दिखती है, अंदर से उतनी ही नाजुक और भावुक है। उधर शिया जिंग भी चुपचाप उठकर बाहर निकल गई। अब और सुनने की जरूरत नहीं, वरना शर्म से मेरा चेहरा ही लाल हो जाएगा। और ये मुस्कान भी अब छिपाई नहीं छिप रही। बेवकूफ युयान, इतना भी मत सोचो, मैं तुम्हारे लिए दुखी नहीं होती। कैफे में सबके जाने के बाद मो युलिन की मुस्कान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। सालों से दिल में संजोया हुआ उसका एक तरफा प्यार आज इतने साधारण तरीके से खत्म हो गया। उसने धीमे से खुद से कहा, सचमुच जिस इंसान को इतने साल चाहा, उसने मुझे उसी ईमानदारी से मना किया। वो कोई झूठा बहाना भी बना सकता था, लेकिन उसने नहीं बनाया। अब मैं उसे भूलूं भी तो कैसे? उधर घर लौटते हुए तुम पूरे रास्ते यही सोचते रहे कि शिया जिंगिंग को ये सब कैसे बताओ। चाहो तो ये बात छिपा भी सकते थे, लेकिन तुम जानते थे कि किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव विश्वास और ईमानदारी होती है। अगर आज एक छोटा सा झूठ बोलकर बात छिपा दी, तो कल उसी झूठ को बचाने के लिए और भी झूठ बोलने पड़ेंगे, और झूठ का सिलसिला आखिरकार भरोसे को तोड़ देता है। इन्हीं विचारों के साथ तुम घर पहुंचे। दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर आए, देखा कि शिया जिंग सफेद ड्रेस और सफेद हाई हील्स पहने मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आ रही है। युयान, आज तो तुम काफी जल्दी लौट आए। क्या अपनी पुरानी दोस्त के साथ थोड़ी और बातें नहीं करनी थी? आना था। तुम एक पल के लिए चौंक गए। पहली बार तुमने उसे इस अंदाज में देखा था। कुछ क्षणों तक तुम बस उसे देखते ही रह गए। तुम्हारा ऐसा रिएक्शन देखकर शिया जिजुन और भी मुस्कुरा उठी। लगता है मेरी ये ड्रेस तुम्हें बहुत पसंद आई है। बताओ, क्या इसमें थोड़ा बहुत पहला प्यार वाला एहसास आ रहा है? तुमने बिना झिझक सिर हिलाया। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा का पूरा। वह मुस्कुराकर बोली, ये बात मुझे पसंद आई। तुमने कहा, चलो मैं अभी खाना बनाता हूँ, आज रात फिर से थोड़ा सा वाइन पीते हैं। असल में शिया जिजुन भी यही चाहती थी, तभी तो वह आज इतनी जल्दी घर आकर तैयार हुई थी। लेकिन उसने फिर भी तुम्हें छेड़ने का फैसला किया। नहीं, आज रात मैं घर पर खाना नहीं खाऊंगी। उसकी बात सुनकर तुम ठिठक गए। क्या? फिर इतनी सज धज कर तुम किसके साथ डिनर पर जा रही हो? उसे तुम्हारी बेचैनी देखकर और मजा आने लगा। इतनी उत्सुकता क्यों? तुमने थोड़ा झेंपते हुए कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ, इतना पूछना तो बनता है। तुम्हारा मासूम चेहरा देखकर शिया जिजुन की हंसी छूटने ही वाली थी। कहीं तुम जल तो नहीं रहे? इतना कहकर उसने अपना हाथ तुम्हारे गाल पर रखा और मुस्कुराती हुई तुम्हारी आंखों में देखने लगी। जरा सोचो, एक शादीशुदा औरत रात में इतनी तैयार होकर आखिर किस नासमझ इंसान के साथ डिनर पर जाएगी? उसकी बात सुनते ही तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लौट आई। तो मतलब पत्नी, तुम अपनी खुशी जाहिर भी नहीं कर पाए थे कि उसने हल्के से तुम्हारा गाल खींच लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी उल्टी सीधी बातें सोचने की? तुम तुरंत बोले, गलती हो गई पत्नी। आगे से जब भी तुम्हें इतनी खूबसूरती से तैयार देखूंगा, सबसे पहले यही सोचूंगा कि तुम मेरे लिए ही तैयार हुई हो। ये सुनकर तुम्हारा दिल खुशी से भर गया। तुम मन ही मन सोचने लगे, पत्नी जब शर्माती या नखरे करती है तब सच में बहुत प्यारी लगती है। फिर तुमने कहा, मुझे 5 मिनट दो, मैं जाकर अच्छे कपड़े पहनकर आता हूँ। इतनी खूबसूरत पत्नी के साथ ऐसे ही कैसे चल सकता हूँ? वह मुस्कुराकर बोली, अच्छा अच्छा, जाओ जल्दी, ज्यादा मक्खन मत लगाओ। आज तुम्हारी सच्ची तारीफें सुनकर उसका दिल खुशी से भर चुका था। वह मन ही मन सोच रही थी, यूं यान लोगों को खुश करना अच्छी तरह जानता है, तभी तो मो युलिन जैसी खूबसूरत और अमीर लड़की भी इतने सालों तक उसे पसंद करती रही। कुछ देर बाद कपड़े बदलकर तुम उसके साथ कैशुजू रेस्तरां पहुंचे। चारों ओर नजर घुमाकर तुमने हैरानी से पूछा, यहाँ तो माहौल काफी अच्छा है। शिया जिजुन ने मुस्कुराकर कहा,
अभी तक इस रेस्तरां की एकमात्र मेंबर मैं ही हूँ। सच कहूँ तो ये जगह खास मेरे खाने की सुविधा के लिए ही खुलवाई गई थी, लेकिन फिर तुम मिले और तुमने मेरा दिल ही नहीं मेरा पेट भी जीत लिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज खाना खाने के बाद तुम्हारा भी मेंबरशिप कार्ड बनवा देती हूँ, फिर तुम जब चाहो यहाँ आकर खाना खा सकते हो। तुमने तुरंत मना कर दिया, नहीं पत्नी, तुम बस बता देना, मैं खुद बनवा लूंगा। तुम जानते थे कि ऐसे रेस्तरां की मेंबरशिप सस्ती नहीं होती, इसलिए तुम नहीं चाहते थे कि वह तुम्हारे लिए पैसे खर्च करे। लेकिन शाह जिजुन, तुम्हारा मन पहले ही पड़ चुकी थी, फिक्र मत करो, इतना भी महंगा नहीं है। ऐसी छोटी छोटी बातों पर मुझसे बहस मत किया करो। ये कहते ही वह खुद भी थोड़ा हैरान हुई। कुछ दिन पहले तक वह यकीन करती थी कि वह कभी किसी आदमी पर इतना ध्यान नहीं देगी, फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया। उसने मन ही मन खुद को समझाया, सब युयान की चालाकी है, मैं नहीं बदली हूँ। उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि मैं ही उसके असर में आ गई। फिर वो मुस्कुरा दी, चलो अगर उसके असर में आ भी गई हूँ तो क्या हुआ, थोड़े से पैसों में इतने हैंडसम 8 पैक एब्स वाले और हर समय मेरी तारीफ करने वाले पति के साथ कैंडल लाइट डिनर मिल रहा है। घाटा तो बिल्कुल नहीं है, उल्टा फायदा ही है। तुम फिर बोले, पत्नी, मुझे लगता है कि ये मेंबरशिप की फीस मुझे ही देनी चाहिए। शाह जिजुन ने हल्की मुस्कान के साथ तुम्हारी तरफ देखा। उसे अचानक सुबह की तुम्हारी बात याद आ गई। आज सुबह तो बड़े गर्व से कह रहे थे कि अगर मैं तुम्हें सिरका लाने को कहूंगी तो तुम कभी गलती से सोया सॉस नहीं लाओगे, लेकिन आज सिर्फ एक पुराने दोस्त से मिलकर आए हो और मैं वैसा नहीं कहना चाहता था। ठीक है, मैं सब कुछ अपनी पत्नी की बात मानूंगा। सिया जिजिंग मुस्कुराकर बोली, बस अब ठीक है। जब सारे व्यंजन मेज पर आ गए तो तुमने उसकी पसंद की कई डिशें उसकी प्लेट में रख दी, लेकिन फिर तुम्हें एहसास हुआ कि वह खुद खाने के लिए चॉपस्टिक उठाने का कोई इरादा ही नहीं रख रही। अगले ही पल सिया जिजिंग ने जैसे कोई फैसला कर लिया। हल्के लाल पड़े चेहरे के साथ होंठ फुलाकर बोली, युयान, मेरा दायां हाथ अचानक बहुत दर्द कर रहा है, चॉपस्टिक भी नहीं पकड़ पा रही। तुम उसकी बात तुरंत समझ गए। मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर बैठ गए। आओ पत्नी, मैं तुम्हें खिला देता हूँ। सिया जिजिंग की आंखों में मुस्कान थी। उसने भी बिना झिझक तुम्हारे हाथ से खाना खाना शुरू कर दिया। उधर मॉनिटर रूम में कई शुजू के सारे कर्मचारी यह नजारा देखकर दंग रह गए, लेकिन तभी तेज नजर वाली वंगी बोली, अरे अगर यही सब घर पर करना था तो शाओजी गुये को यहाँ क्यों लेकर आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब भी इनके प्यार का हिस्सा बनने के लिए ही यहाँ मौजूद हैं? तुम एक हाथ से उसका हाथ धीरे धीरे सहला रहे थे और दूसरे हाथ से उसे खाना खिला रहे थे। तुम्हारे चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। सिया जिजिंग मुस्कुराकर बोली, युयान, मुझे पता है तुम्हें मुझे खिलाने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन सिर्फ मुझे ही खिलाते रहोगे? तुम भी कुछ खा लो। तुमने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है। इतना कहते ही तुम्हारे पेट से जोर की गुर्राने की आवाज आ गई। सिया जिजिंग ने होंठ सिकोड़कर कहा, झूठ है, सुनो, तुम्हारा पेट खुद बता रहा है कि तुम्हें भूख लगी है। इतना कहकर उसने मुस्कुराते हुए तुम्हारे एब्स पर हल्के से हाथ फेर दिया। तुम हंस पड़े। तभी उसने चॉपस्टिक उठा ली और बोली, युयान, तुमने इतनी देर मेरा हाथ दबाया, अब दर्द काफी कम हो गया है, मैं खुद खा सकती हूँ। पहले तुम अपना पेट भरो। ठीक है, तुम्हें थोड़ा अफसोस हुआ। अभी तो उसे अपने हाथों से खिलाने का मजा आ रहा था, लेकिन पेट ने साथ नहीं दिया। जैसे ही तुमने खाना उठाने के लिए चॉपस्टिक बढ़ाई, उसने धीमी आवाज में कहा, या फिर चाहते हो कि मैं भी तुम्हें अपने हाथ से कुछ और खिलाऊं? चाहता हूँ, तुमने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया और तुरंत उसकी तरफ मुड़कर देखा, लेकिन वह ऐसे खाना खाने लगी जैसे कुछ कहा ही ना हो। क्या सोच रहे हो? जल्दी से खाना खाओ, मुझे क्यों देख रहे हो? तुमने मुस्कुराकर कहा, पत्नी, मैंने साफ साफ सुना है। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, जो बात मुंह से निकल जाए उसे वापस नहीं लिया जाता। फिर उसने अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाया। खाना खत्म होने के बाद तुमने हिम्मत जुटाकर मोयुलिन वाली पूरी बात उसे सच सच बता दी। हालांकि सिया जिजिंग सब कुछ पहले से जानती थी, फिर भी उसने जानबूझकर नाराज होने का नाटक किया। इस बार मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन ज्यादा खुश मत होना। पहले से चेतावनी दे रही हूँ, तुम कभी मुझे धोखा नहीं दोगे। अगर ऐसा किया तो मैं, उसकी नाराजगी भरी प्यारी आवाज सीधे तुम्हारे दिल में उतर गई। तुमने तुरंत गंभीर होकर कहा, पत्नी, मैं कसम खाता हूँ, मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें दुख पहुंचे। वह संतुष्ट होकर बोली, बस यही ठीक है। लेकिन वह चाहती थी कि तुम उसे थोड़ा और मनाओ, इसलिए उसने फिर एक रेड वाइन की बोतल निकाल ली। युयान, ये वाली वाइन कल वाली से अलग ब्रांड की है। कुछ देर बाद उसने जानबूझकर नशे में होने का अभिनय करते हुए धुंधली नजरों से तुम्हें देखा और बोली, देखा, मैंने कहा था ना, मुझे इतनी आसानी से नशा नहीं चढ़ता। असल में उसे बिल्कुल नशा नहीं हुआ था, वह सिर्फ नशे का नाटक कर रही थी ताकि खुलकर तुमसे लाड कर सके, लेकिन तुम्हें इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तुम उसे देखकर हंसते हुए बोले, अभी भी कह रही हो कि नशा नहीं हुआ? तुम्हारी तो हालत देखो। वह नाराजगी जताते हुए बोली, तुम्हें हुआ है नशा, मुझे नहीं। इतना कहकर उसने दोनों हाथों से तुम्हारा चेहरा पकड़ लिया। तुम ही हो जो पूरे के पूरे नशे में हो। तुमने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मान लिया, नशे में मैं ही हूँ। बहस बढ़ाने के बजाय तुमने मोबाइल निकाला और उसकी नशे वाली हरकतें रिकॉर्ड करने लगी। लेकिन इस बार सिया जिजिंग पहले से तैयार थी। उसने बिजली की फुर्ती से तुम्हारे हाथ से मोबाइल छीन लिया। चलो घर चलते हैं ना? नहीं, अभी तुम्हारी मेंबरशिप बनवानी बाकी है। ये कहकर सिया जिजिंग ने सर्विस बेल दबाई और वांग यिंग को बुलाकर तुम्हारी मेंबरशिप बनवा दी। कैसा लगा युयान? आज का डिनर पसंद आया? तुम मुस्कुराए, हाँ, बहुत पसंद आया। इतना कहकर तुमने सिया जिजिंग को सहारा दिया और दोनों काई शुजू से बाहर निकल आए। तभी अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया जिससे सिया जिजिंग ठंड से हल्का सा कांप गई। ये देखकर तुमने बिना देर किए अपनी जैकेट उतारकर उसके कंधों पर रख दी। तुम्हारी जैकेट की गर्माहट महसूस करते ही सिया जिजिंग के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। युयान, लगता है शराब पीने के बाद तुम लोगों का और भी ज्यादा ख्याल रखते हो। तुम हंस पड़े। पत्नी, कैसी बातें कर रही हो? मैं बिना शराब पिए भी तुम्हारी उतनी ही फिक्र करता हूँ। हम शायद सही कह रहे हो। वो मुस्कुराई। युयान, तुम सबसे। इतना कहकर तुमने उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने शरारती मुस्कान के साथ दोनों हाथ तुम्हारी छाती पर रख दी। युयान, तुम सच में नशे में हो? मुझे जबरदस्ती गले लगाने चले थे। तुम एक पल के लिए चौंक गए। अरे पत्नी, मुझे तो लगा तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें गले लगाऊं। किसने कहा? अपनी तरफ से अंदाजे मत लगाया करो।
करो, ठीक है? लेकिन अभी जो तुमने किया उसका मतलब क्या था? स्या जीजिंग ने बेहद नरम और मीठी आवाज में कहा, युयान, क्या तुम मुझे पीठ पर बैठाकर घर ले चलोगे? जरूर। इतना कहकर तुम उसके सामने झुक गए। उधर स्या जीजिंग का चेहरा शर्म से कानों तक लाल हो चुका था। कुछ पल झुकने के बाद वह धीरे से तुम्हारी पीठ पर आकर बैठ गई। तुमने सावधानी से उसके पैरों को संभालते हुए उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। हालांकि तुमने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन इतने करीब होने से तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ देर तक तुम वहीं खड़े रहे। स्या जीजिंग समझ गई कि तुम क्यों नहीं चल पा रहे हो। ये देखकर वह मन ही मन मुस्कुराई और तुम्हें थोड़ा और छेड़ने का फैसला किया। वह तुम्हारे कान के पास झुककर धीरे से बोली, युयान, मुझे पीठ पर उठाने के बाद ऐसे ही खड़े रहोगे? हमें घर नहीं जाना क्या? तुम थोड़ा झेप गए। वह फिर बोली, ओह समझ गई, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत भारी हूँ? उसकी आवाज में हल्की सी शिकायत थी। तुमने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बस पत्नी, तुम्हारी मौजूदगी से मैं थोड़ा घबरा गया था। तुम्हारी बात सुनकर स्या जीजिंग ने अनायास ही तुम्हें और कसकर पकड़ लिया और अपना सिर तुम्हारे कंधे पर टिकाते हुए मुस्कुराकर पूछा, युयान, तुम्हें सच में मेरा साथ इतना अच्छा लगता है? आखिरकार दोनों मुस्कुराते हुए घर की ओर चल पड़े। रास्ते भर उनकी छोटी छोटी नोकझोंक, शरारतें और एक दूसरे की परवाह इस बात का सबूत थी कि सच्चा रिश्ता सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि भरोसे, सम्मान और साथ निभाने से बनता है। समय के साथ दोनों के दिलों की दूरियां भी खत्म हो गईं और उनकी नई जिंदगी प्यार, विश्वास और खुशियों से भर गई। सच्चा प्यार किसी दिखावे, दौलत या खूबसूरती का मोहताज नहीं होता। एक मजबूत रिश्ता हमेशा भरोसे, ईमानदारी, सम्मान और एक दूसरे का साथ निभाने से बनता है। जहां विश्वास होता है वहीं प्यार हमेशा जीतता है। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार व समर्थन ऐसे ही बनाए रखें। अगली शानदार कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।